नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक, रोमांचक उपन्यास, प्रेम कहानियां, सस्पेंस थ्रिलर और दिल छू लेने वाली फैमिली स्टोरीज। दोस्तों, ये पूरी कहानी केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और शिक्षा जागरूकता, एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हम किसी भी मूल लेखक, प्रकाशक या कॉपीराइट धारक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहते। अगर ये कहानी किसी असली लेखक कॉपीराइट होल्डर की है और आपको कोई समस्या आपत्ति है, तो कृपया हमें ईमेल या कमेंट में जरूर बताएं। हम तुरंत इस वीडियो को डिलीट कर देंगे और सम्मानपूर्वक सहयोग करेंगे। अध्याय 141। हालांकि फाइनल दोपहर में शुरू होना था, फिर भी आरव और जिया सुबह की फ्लाइट से ही बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जोरा फैजी पहले से इंतजार कर रहा था। वह दोनों को सीधे गार्ड ब्यूरो के पास स्थित 4 स्टार होटल ले गया। 12वीं मंजिल के लग्जरी स्वीट का दरवाज़ा खुला। अंदर सिया सोफे पर बैठी उत्साह से उनका इंतजार कर रही थी। कुछ ही दिनों में उसमें एक हल्का स्टार आभा आ गई थी, पवित्र, शांत, जैसे कोई देवदूत। स्वीट में 2 महिला विशेष सुरक्षा अधिकारी भी थीं। आरव के आते ही वे जोरा फैजी के साथ बाहर चली गईं। दीदी, आरव, मुझे आप दोनों की बहुत याद आई। सिया सीधे जिया की ओर दौड़ी। जिया ने उसे कसकर गले लगाया। मुझे भी, कुछ ही दिनों में मेरी प्यारी बहन स्टार बन गई। दीदी, सिया शर्मा गई, फिर चुपके से आरव की ओर देखा, आंख मारी। जिया ने उसके बाल सहलाए। चाहे तुम जो भी बनो, मेरे लिए हमेशा मेरी अच्छी बहन रहोगी। सिया की आंखें नम हो गईं। कुछ पल बाद वह आरव की ओर मुड़ी। आज फाइनल में मैं आकाश का प्रेम बजाना चाहती हूँ। ठीक है, आरव ने बिना झिझक सिर हिलाया। हम दोनों नीचे से तुम्हारे लिए चीयर करेंगे। वह जानता था, आज अगर आकाश का प्रेम बजा तो असर अकल्पनीय होगा। सिया ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। जिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दीदी को तुम पर विश्वास है। 11 बजे सिया को मीडिया मीटिंग में जाना था, इसलिए थोड़ी मुलाकात के बाद उसे जाना पड़ा। जिया का मूड थोड़ा भारी हो गया। आरव दोपहर 2 बजे तक उसके साथ होटल में रुका रहा। फिर वे दोनों ऑडिटोरियम पहुंचे। दूर से ही भीड़ का समुद्र दिखाई दे रहा था। करीब 30,000 फैन, सड़क जाम। दोनों ने सनहैट पहन रखी थी, चेहरा ढका हुआ। सुरक्षा के बीच वे अंदर पहुंचे। अंदर 90% सीटें भरी थीं। हर जगह सिया के पोस्टर, बैनर। लाइव देखने का अनुभव टीवी से बिल्कुल अलग था। दोनों पहली पंक्ति के वीआईपी सेक्शन में बैठे। ये सीटें सार्वजनिक बिक्री के लिए नहीं थीं। सिया ने विशेष रूप से उनके लिए व्यवस्थित करवाई थीं। आरव ने आसपास देखा। अधिकतर लोग मध्य आयु वर्ग के या उद्योग से जुड़े। धीमी आवाज में बातचीत, उसकी तीव्र श्रवण शक्ति से सब स्पष्ट सुनाई दे रहा था। टैलेंट स्काउट्स, एंटरटेनमेंट कंपनी के अधिकारी। किसी ने कहा, अगर वह चाहे तो 100 करोड़ सालाना कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन करवा दूं। सिया की व्यावसायिक कीमत सब देख चुके थे। आरव के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे पता था, सिया किसी कंपनी में साइन नहीं करेगी। उसका मार्ग पहले से तय था। जिया ने पूछा, क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हो? आरव ने धीमे स्वर में कहा, जो तुम सोच रही हो। जिया का चेहरा लाल हो गया। वह दूसरी ओर देखने लगी। उसी समय मेजबान मंच पर आया। 5 प्रतियोगी फाइनल में थे। 4 अन्य महिलाएं, सब सुंदर, कुशल, लेकिन सिया से कम। जब सिया का नाम घोषित हुआ, पूरा हॉल गर्जना से भर गया। अन्य प्रतियोगी पहले से मानसिक रूप से तैयार थे। वे अब दूसरे और तीसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। फाइनल में जज को जोड़ एसएमएस वोटिंग थी। प्रतियोगिता शुरू होते ही सिया की एसएमएस वोटिंग 30,000 पार कर गई। बाकी सब कुछ दर्जन वोट। फिर भी बाकी प्रतियोगी उत्कृष्ट थे। एक वरिष्ठ प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करीब थी। उसे अच्छी तालियां मिलीं, लेकिन सिया के मंच पर आते ही पूरा हॉल पूर्ण मौन में डूब गया। सबकी आंखों में उत्सुकता थी। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिया ने घोषणा की थी, आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रिय पीस बजाऊंगी। पूरे हॉल में शायद सिर्फ 2 लोग जानते थे, वह क्या बजाने वाली है। आरव और जिया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें।
अध्याय 142। मृदुल संगीत धीरे धीरे गूंज उठा। धुन बहने लगी, चांदनी जैसी स्वच्छ ध्वनि, स्वतंत्र और निश्चल भाव। पूरा सभागार क्षण भर में उसमें डूब गया। हर कीबोर्ड की उठान और गिरावट जैसे प्रकृति की आवाज हो, जैसे प्रेमियों का संवाद। सिया ने अपनी सारी भावनाएं इस धुन में समाहित कर दीं। उसके चेहरे पर अनजाने में एक मधुर मुस्कान आ गई। युवा प्रेम की मिठास, निर्मल आनंद। संगीत में आत्मा उतर आई। लोग स्वयं को उसके साथ बहता हुआ महसूस करने लगे। मंच पर जज, प्रतियोगी, दर्शक सब सम्मोहित। जिया भी, लेकिन एक व्यक्ति पूरी तरह जागरूक था, आरव। उसकी आंखें स्पष्ट थीं, उनमें गहरी प्रशंसा थी, क्योंकि उसने महसूस किया आज सिया उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां कभी जिना ने आकाश का प्रेम को आत्मा दी थी, बल्कि थोड़ी अधिक। जिना भावनाओं का अनुकरण कर सकती थी, पर वह एक बुद्धिमान प्रणाली थी। सिया के भीतर एक युवती का सजीव प्रेम था। उसकी मिठास वास्तविक थी। आरव समझ गया, सिया सचमुच बड़ी हो गई है। जब अंतिम स्वर थमा, पूरा हॉल कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर एक व्यक्ति ने ताली बजाई, फिर दूसरा, फिर पूरा सभागार गर्जना से भर गया। बाहर खड़े हजारों फैन की आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। सिया धीरे से उठी, मेजबान के साथ मंच के सामने आए। सीधे सामने आरव और जिया दोनों ने टोपी पहन रखी थी, लेकिन सिया ने उन्हें पहले ही पहचान लिया था। जिया ने टोपी उतारी, आंखें लाल, सिया की आंखें भी भीग गईं। परिणाम घोषित हुआ। सिया को 3 मिलियन से अधिक एसएमएस वोट मिले। जजों ने पूर्ण अंक दिए। एक जज ने तो 2 स्कोरबोर्ड जोड़कर 100 अंक दे दिए। दूसरा स्थान 30 वर्ष की प्रतिभागी को, तीसरा 20 वर्ष की शांत स्वभाव वाली लड़की को। फिर ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सिया अंत में मंच पर रही। मेजबान ने पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? सिया ने माइक लिया। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया। फिर उसने क्षण भर आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में शरारत थी। यह आयोजकों द्वारा तय भाषण था, लेकिन अगले शब्द उसके अपने थे। मैं 2 सबसे महत्वपूर्ण लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहली, मेरी दीदी। उन्होंने मुझे संभाला, प्यार दिया, सहन किया। धन्यवाद दीदी। जिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। मेजबान ने पूछा, और दूसरा व्यक्ति? सिया की आवाज कांप गई। दूसरे व्यक्ति ने मुझे इस मंच तक पहुंचाया। अगर वह न होते तो आज की सिया नहीं होती, आकाश का प्रेम भी नहीं। सबसे कठिन समय में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आरव की आंखें भी नम थीं। मेजबान ने पूछा, क्या आप उनका नाम बताना चाहेंगी? सिया मुस्कुराए, यह एक रहस्य है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि मैं इसे सार्वजनिक करूं। उसने फिर आरव की ओर देखा। उस मुस्कान में पूरा प्रेम था। रात में भव्य उत्सव भोज हुआ। सिया केंद्र में थी, लेकिन उसका मन आरव और जिया के पास था। उसने शराब को छुआ तक नहीं, केवल जूस। आरव और जिया होटल लौट आए। अगले दिन साथ जाना था। बिस्तर पर बैठकर जिया ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम सिया को मनोरंजन उद्योग में भेजना चाहते हो? नहीं, आरव ने शांत स्वर में कहा। जिया ने राहत की सांस ली। वहां बहुत अव्यवस्था है, आरव बोला। मैंने उसके लिए योजना बना ली है। जिया की आंखें चमक उठीं। आरव ने समझाया, हम तुम्हारे नाम से एक एंटरटेनमेंट कंपनी रजिस्टर करेंगे, लेकिन उसका स्वरूप चैरिटी आधारित होगा। सिया के नाम से एक फंड स्थापित होगा। कंपनी का संचालन खर्च छोड़कर बाकी लाभ गरीब क्षेत्रों को दान होगा। जिया स्तब्ध रह गई। सच? आरव ने सिर हिलाया। वह सिया की लोकप्रियता से धन कमाना नहीं चाहता था, वह उसकी पवित्रता बनाए रखना चाहता था। और यह मार्ग सिया को उसकी कला से प्रेम भी दिलाए रखेगा, और समाज की सेवा भी। दोहरा लाभ। आरव जानता था सिया को ये रास्ता बहुत पसंद आएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 143। एक बड़ी बहन होने के नाते जिया अपनी बहन के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। सिया बेहद सरल और निर्मल हृदय की लड़की थी। किसी को रोते देख वह खुद रो पड़ती थी। स्कूल में जब भी दान अभियान होता, वह सबसे आगे रहती। अगर आरव केवल सिया की प्रसिद्धि से पैसा कमाना चाहता, तो जिया बिना सोचे उसे छोड़ देती। वह सिया से भी दूरी बनाने को कहती। जिया के अपने सिद्धांत थे, लेकिन आरव की योजना सुनकर जिया को एहसास हुआ, आरव सिया को उतना ही समझता है जितना वह स्वयं।
और वह सच में सिया के भविष्य के लिए सोच रहा है। आरव, धन्यवाद, जिया ने दिल से कहा। आरव मुस्कुराया, मैं चाहता हूँ सिया और ऊंचाइयों तक पहुँचे। मैंने पहले भी उसे इस योजना का संकेत दिया था। उसकी आंखों में तभी से चाहत थी। अगर अब बताऊंगा तो वह बहुत खुश होगी। आरव जानता था सिया में प्रतिभा है। वह केवल सीखने वाली नहीं, रचना करने वाली भी बन सकती है। अगर उसे आगे बढ़ना है तो अपनी धुनें स्वयं बनानी होंगी। जिया ने समय देखा। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। तुम शांति से बैठो, कोई शरारत मत करना। आरव के होंठों पर शरारती मुस्कान आई। उसने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। जिया ने उसे घूरा और जल्दी से दूर हट गई। उसकी रेशमी नाइट ड्रेस में आकृति हल्की सी झलक रही थी। आरव हंस पड़ा। करीब आधे घंटे तक जिया और सिया की फोन पर बात होती रही। जब जिया लौटी, उसके चेहरे पर उत्साह था। वह बहुत खुश है, तुरंत शुरू करना चाहती है। जिया गर्व से बोली। आरव ने सिर हिलाया। तैयारी करनी होगी, लेकिन वह कल से। अभी, वह मुस्कुराया, अभी हम वही करें जो हमें पसंद है। जिया का चेहरा लाल हो गया। तुम बहुत बुरे हो। लेकिन अगले ही पल वह बिस्तर पर थी। सुबह आरव जल्दी उठ गया। जिया थकी हुई थी। नाश्ता मंगवाया गया। दोनों ने बिस्तर पर ही खाया। जिया नहाने चली गई। तभी फोन बजा। तेजस राठौर। आरव ने कॉल उठाया और जो खबर मिली वह स्तब्ध रह गया। आरव, राष्ट्र प्रमुख मिस सिया से मिलना चाहते हैं। महान सभागार में, हम अभी लेने जा रहे हैं। आरव कुछ पल चुप रह गया। राष्ट्र प्रमुख और सिया, ये साधारण बात नहीं थी। कब? अभी। और यह गोपनीय है, जब तक परिणाम न आए। किसी को नहीं बताना। आरव ने हामी भरी। फोन रखा। जिया बाहर आई। किसका फोन था? आरव ने शांत स्वर में कहा। कोई सिया से मिलने आया है। कौन? राष्ट्र प्रमुख। जिया पहले तो ओह बोली, फिर जम गई, पूरी तरह स्तब्ध। करीब 11 बजे तेजस और आहू सिया को लेकर आए। उनकी निगाहें आरव पर अलग तरह से थीं, जैसे मामला साधारण न हो। सिया उत्साहित थी। दीदी, ग्रैंडपा गू ने मुझसे बहुत बातें की। जिया ने तुरंत पूछा, क्या सच में मिले? हाँ, और मैंने आपकी योजना भी बताई। उन्होंने कहा वह समर्थन करेंगे और मुझे एक नंबर दिया। कहा कभी भी जरूरत हो तो कॉल करना। आरव और जिया एक दूसरे को देखने लगे। ये वादा साधारण नहीं था। इसका अर्थ था सिया के भविष्य में कई रास्ते सरल हो जाएंगे। जिया ने पूछा, और कुछ कहा? सिया झिझकी। हाँ, लेकिन वह एक रहस्य है। उन्होंने कहा किसी को नहीं बताना। जिया ने उसे गले लगाया। ठीक है, मत बताओ। सिया मुस्कुराई, फिर बोली, मुझे कुछ समय बीजिंग में रुकना होगा। ग्रैंडपा गू कुछ पहचाने तय करेंगे। मैं अभी साथ नहीं चल सकती। जिया ने उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं, जल्द मिलेंगे। सिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी थी और भविष्य धीरे धीरे और विशाल होता जा रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 144। आरव और जिया से बात करने के बाद तेजस और आहू सिया को लेकर चले गए। जाते समय तेजस ने आरव के कान के पास झुककर धीरे से कहा, तुम्हारी कजिन तो लगता है अब राष्ट्रीय धरोहर बनने वाली है। वह आधा मजाक था, लेकिन उसमें सच्चाई भी थी। राष्ट्र प्रमुख सिया को बेहद महत्व दे रहे थे। आरव अब उतना चकित नहीं था। सिया की प्रतिभा, उसका आकर्षण, उसकी पवित्र छवि, अगर सही दिशा मिले तो वह देश की सांस्कृतिक पहचान बन सकती थी, शायद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। लेकिन राष्ट्र प्रमुख का असली उद्देश्य क्या था, यह आरव समझ नहीं पाया। कुछ ही समय बाद आरव और जिया वापस सूर्यानगर लौट आए। वे बीजिंग में अनिश्चित समय तक रुक नहीं सकते थे। अगले कुछ दिनों तक आरव ने अपना समय बांट लिया। सुबह अभ्यास, दोपहर पढ़ाई, शाम निर्माण स्थल, साथ ही नई कंपनी के काम भी। जिया को अब काफी राहत थी। 12 दिन बाद सिया आखिरकार वापस लौटी। इन दिनों में उसकी लोकप्रियता आसमान छू चुकी थी। आकाश का प्रेम, इस धुन ने उसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। देश विदेश के पियानो उस्ताद खुले तौर पर कहने लगे, सिया का स्तर विश्व के शीर्ष कलाकारों के बराबर है। मीडिया ने उसे 21वीं सदी का भारत गौरव तक कह दिया। टीवी, इंटरनेट, समाचार, हर जगह सिया ही सिया। आरव और जिया उसे लेने एयरपोर्ट पहुंचे। सिया प्राइवेट फ्लाइट से आई थी। बड़े सनग्लास, सफ़ेद टोपी
पहचान पाना आसान नहीं था, लेकिन उसके साथ खड़ी महिला को देखते ही आरव ठिठक गया। सफ़ेद टोपी, काले फ्रेम का चश्मा, ठंडा चेहरा, पेंग योंग हुआ। आरव ने तुरंत पहचान लिया। जिया और सिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम इन्हें जानते हो? सिया ने पूछा। पेंग योंग हुआ शांत स्वर में बोली, आज से मैं मिस सिया की निजी बॉडीगार्ड हूँ। सिया मुस्कुराए। ग्रैंडपा गू ने इन्हें मेरे लिए भेजा है। कहा है, अगर कोई समस्या हो तो दीदी पेंग संभाल लेंगी, और अगर न संभाल पाएं तो सीधे उन्हें फ़ोन करना। आरव कुछ क्षण चुप रहा। ये व्यवस्था साधारण नहीं थी। पेंग योंग हुआ जैसी कुशल अधिकारी व्यक्तिगत सुरक्षा में लगाई गई थी। ये सिया के महत्व को दिखाता था। वे सब कार में बैठे, जिया और सिया पीछे, पेंग योंग हुआ आगे। कार विला नंबर 15 की ओर बढ़ी। आरव ने एक नज़र पेंग योंग हुआ की ओर डाली। उसकी सुंदरता जिया और सिया से कम नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बर्फ जैसा ठंडा था, और वही उसे परफेक्ट बॉडीगार्ड बनाता था। अंतिम चौराहा आया। लाल बत्ती जल रही थी। यह अमीर इलाका था। यहाँ ट्रैफिक लाइट अक्सर बंद रहती थी। सड़क खाली थी। आरव ने कार नहीं रोकी। तभी पीछे सायरन गूंजा। एक परिचित पुलिस कार तेजी से आई और सामने आकर रुक गई। वही महिला पुलिस अधिकारी। वह उतरी। 2 सिपाही साथ। ठंडी आवाज़, आपने रेड लाइट तोड़ी है, गाड़ी से बाहर आइए, लाइसेंस और दस्तावेज दिखाए। आरव ने खिड़की नीचे की। शांत स्वर में बोला, आप जानबूझकर मेरे पीछे पड़ी हैं, है ना? मैंने आपको नियम तोड़ते देखा है। सहयोग कीजिए। उसकी आवाज़ कठोर थी। सिया ने धीरे से पूछा, दीदी क्या हुआ? जिया ने समझाया, पिछली बार कुछ विवाद हुआ था, शायद जानबूझकर रोक रही हैं। पुलिस अधिकारी का चेहरा और ठंडा हो गया। क्या कहा आपने? लेकिन आरव ने खिड़की बंद कर दी। फिर उसने पेंग योंग हुआ की ओर देखा। पेंग योंग हुआ ने कुछ नहीं कहा। दरवाज़ा खोला और कार से उतर गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 145। आरव के खिड़की बंद करते ही महिला पुलिस अधिकारी के भीतर दरवाज़ा लात मारने की तीव्र इच्छा उठी। पिछली बार उसने उस ऑडी की कीमत सच में जांच ली थी, लेकिन इस समय वह सब याद रखने की हालत में नहीं थी। बचपन से किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। कुछ महीने पहले एक केस के कारण उसका ट्रांसफ़र हुआ था, तब भी वह इतनी अपमानित नहीं हुई थी। सौभाग्य से दोनों सिपाही उसका स्वभाव जानते थे। स्थिति बिगड़ती देख उन्होंने उसे पीछे खींच लिया। उनमें वांग जी भी था। वह आरव की पहचान से अजीब सा भय रखता था। वह मुसीबत नहीं चाहता था। उसी समय पेंग योंग हुआ कार से उतरी। वह धीरे धीरे पुलिस अधिकारी के सामने आकर रुकी और केवल एक शब्द कहा, दूर हटो। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। पुलिस अधिकारी का खून मानो सिर पर चढ़ गया। वह लगभग बेहोश होने वाली थी। दूसरा सिपाही चिल्लाया, तुम लोग सेना से हो तो क्या हुआ, कानून से ऊपर नहीं हो? पेंग योंग हुआ ने बस एक ठंडी नज़र डाली। अगले ही पल 1 इंच की घूंसा तकनीक, सीधा पेट पर। सिपाही जमीन पर गिर पड़ा। कोई प्रतिरोध नहीं। महिला अधिकारी स्तब्ध रह गई। उसने लोगों को पुलिस से बहस करते देखा था, लेकिन पुलिस पर हाथ उठाते नहीं। तुम बहुत कानून तोड़ रही हो। उसने कमर की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अब उसके पास हथियार रखने का अधिकार नहीं था। पेंग योंग हुआ शांत स्वर में बोली, तुम्हारे और मेरे लिए कानून का अर्थ अलग है। उसकी पहचान विशेष थी। कुछ मामलों में वह सामान्य कानूनी सीमा से परे थी। महिला अधिकारी पीछे हट गई। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। पेंग योंग हुआ वापस कार में बैठ गई, लेकिन मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। महिला अधिकारी ने तुरंत कॉल किया, टीम माँ 10 लोग लेकर आओ, पुलिस पर हमला हुआ है। 20 मिनट बाद विला नंबर 15 पुलिस कारों से घिर गया। 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी बाहर, लेकिन पेंग योंग हुआ पहले ही फ़ोन कर चुकी थी। गेट पर वह शांत खड़ी रही। एक मध्य आयु अधिकारी महिला अधिकारी से बहस कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल सुनते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने महिला अधिकारी को घूरा और पूरी टीम लेकर चला गया। महिला अधिकारी वहीं रह गई। उसी समय उसका फ़ोन भी बजा। पेंग योंग हुआ बिना कुछ कहे वापस भीतर चली गई। मामला समाप्त हो चुका था। विला के अंदर जिया और सिया अपने कमरे में थीं। बहुत दिनों बाद मिली थीं। बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। आरव नीचे था। वह अपनी माँ को कहानी पढ़कर सुना रहा था।
न सविता और शाहफान रसोई में थीं। आज खास खाना बनना था। नंदिनी राव पास खड़ी चुपचाप सुन रही थी। पेंग योंगहुआ दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए भाव बदला। आरव बाहर तालाब के पास गया। पेंग योंगहुआ पीछे आए। आरव सीधे बोला, तुम सच में गु योंगचुन सीखना चाहती हो? हाँ। कितने समय तक सिया की बॉडीगार्ड रहोगी? कम से कम 5 साल। आरव ने सिर हिलाया। कल सुबह से शुरू करेंगे। उम्मीद है वादा निभाओगी। पेंग योंगहुआ की आंखों में उत्साह चमका, लेकिन चेहरा अब भी ठंडा था। दोपहर में उसके रहने की व्यवस्था की गई। जिया ने अपना स्टडी रूम दे दिया। शाम को आरव पियानो रूम में गया। सिया पियानो के सामने बैठी थी। उसकी आभा और भी पवित्र हो गई थी। आरव ने पूछा, क्या तुमने कभी अपनी धुन बनाने के बारे में सोचा है? सिया चौंकी। क्या मैं कर सकती हूँ? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? सिया झिझकी। मुझे अनुभव नहीं है। आरव मुस्कुराया। रचना प्रेरणा से होती है। पहले दिशा ढूंढो, फिर भावना, फिर धुन। सिया गहरी सोच में डूब गई। 10 मिनट बाद बोली, कुछ पकड़ में आ रहा है, लेकिन साफ नहीं। यही प्रेरणा है, धीरे धीरे स्पष्ट होगी। आरव ने एक डिब्बा खोला। करीब 20 धुनों की पांडुलिपि। इन्हें देखो, इनमें कुछ कमी है, तुम्हारे अनुसार सुधारो। सिया ने पन्ने पलटे। ये सब आपने लिखी हैं? आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। इन्हें परफेक्ट बनाओ, शायद यहीं से तुम्हारी अपनी धुन जन्म ले। सिया की आंखों में नई चमक आ गई। एक नया रास्ता धीरे धीरे खुल रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 146। सिया के वापस आने के बाद जिया स्वाभाविक रूप से आरव के कमरे में रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। वह नहीं चाहती थी उनका रिश्ता सिया को पता चले, लेकिन वह अपने कमरे में भी नहीं गई। सीधे सिया के पास जाकर उसी के साथ सोई। दोनों बहनों के पास अब भी बहुत बातें थीं। पेंग योंगहुआ अपने कमरे में लौट गई। सुबह वह खाली हाथ आई थी, लेकिन दोपहर में बीजिंग नंबर प्लेट वाली एक जीप उसका सामान छोड़ गई। 2 बड़े सूटकेस। स्पष्ट था वह लंबे समय तक रहने वाली है। आरव फिर से अकेला था, लेकिन उसे अकेलापन नहीं लगा। चारों क्षेत्रों की पढ़ाई उसका समय पूरी तरह भर देती थी। बस रात को जिया का स्पर्श न होना थोड़ा खालीपन छोड़ जाता था। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। लॉन पर पहुंचते ही उसने पेंग योंगहुआ को देखा। रेशमी ट्रेनिंग ड्रेस, सिर पर टोपी नहीं, केवल काले चश्मे। वह विंग चुन का अभ्यास कर रही थी। सूरज की रोशनी में उसकी आकृति बेहद स्पष्ट थी। मजबूत शरीर, संतुलित चाल, अभ्यास से तराशी हुई कमर और नितंब। आरव ने तुरंत अपनी नज़र संभाली। उसका स्वभाव ठंडा था, कोई अनावश्यक भावना नहीं। पेंग योंगहुआ ने कदमों की आहट सुनी, अभ्यास रोक दिया। उसकी आंखों में उत्साह की झलक थी। आरव सीधे बोला, प्राचीन गु विंग चुन और आधुनिक विंग चुन में अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन प्राचीन शैली ज्यादा लचीली और अप्रत्याशित है। ध्यान से देखो। आरव ने मुद्रा ली। शरीर का नियंत्रण सीधे शिना को सौंप दिया। हर चाल सटीक, हर मूव तरल। आधुनिक शैली की सीधी रेखा की जगह प्राचीन शैली की घूमती धार। पेंग योंगहुआ की आंखें एक पल भी नहीं झपकीं। उसकी सांसें भी गति के साथ बदल रही थीं। एक पूरा क्रम समाप्त हुआ। आरव ने नियंत्रण वापस लिया। पेंग योंगहुआ ने आंखें बंद कर लीं, मानो हर हरकत मन में अंकित कर रही हो। 5 मिनट बाद उसने आंखें खोलीं, फिर से दिखाए। आरव ने दोबारा अभ्यास किया। इस बार पेंग योंगहुआ ने 3 मिनट में सारी चालें दोहरा दीं। पहली बार 6 हिस्से समानता, दूसरी बार 8 हिस्से, तीसरी बार लगभग पूर्ण। आरव भी चकित था, लेकिन केवल चालें सीखना काफी नहीं था। गहराई चाहिए, समझ चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए। कुछ देर बाद आरव ने ताइजी और ड्रैगन सबड्यूइंग अरहत फिस्ट का अभ्यास किया। बॉडी टेम्परिंग तकनीक उसने अलग से बाथरूम में की। वह नहीं चाहता था यह विधि कोई और देखे। नाश्ते के बाद आरव को तनीश वर्मा का फोन आया। कंपनी शिफ्ट हो चुकी थी। परफेक्ट लाइफ का पहला चरण पूरा हो चुका था। बग्स लगभग खत्म, गेम की स्मूथनेस बेहतर। आरव सीधे सूर्यानगर से श्यामनगर की ओर निकला। पूर्व में जो सीटिक इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्डिंग थी, अब उसके बोर्ड पर लिखा था क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स। हल्का नीला बाहरी रंग, सफेद और काले का संतुलन, ताजगी भरा रूप। तनीश वर्मा सूट पहनकर बाहर इंतजार कर रहा था। आरव की कार पार्किंग में पहुंची।
पार्किंग लगभग खाली थी। कंपनी के पास सिर्फ एक पुरानी कार थी। आरव ने उतरते ही कहा, डिज़ाइन अच्छा है। फिर उसने तनीश की कार देखी। वह पुरानी कार अब आपकी स्थिति के लायक नहीं। आज ही एक ऑडी A6 बुक करें। कंगन और बाकी मुख्य डेवलपर्स के लिए मगोतान लें। पुरानी कार लियान को दे दें। कंपनी की छवि नेता की कार से भी बनती है। तनीश के चेहरे पर खुशी झलक गई। जी आरव सर, वह समझता था ये केवल इनाम नहीं, विश्वास है। आरव अंदर बढ़ गया। नया कार्यालय, नया अध्याय और परफेक्ट लाइफ जल्द ही खुले बीटा की ओर बढ़ने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 147। कंपनी बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते ही आरव की नज़र सबसे पहले एक विशाल और उजले हॉल पर पड़ी। हॉल बहुत भव्य था। अंत में रिसेप्शन डेस्क, दो शांत और विनम्र रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराकर स्वागत कर रही थीं। रिसेप्शन के पीछे हल्के नीले रंग का क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड, सोने की महीन सजावट, आधुनिक और पेशेवर आभा। हॉल के दोनों ओर दो रिसेप्शन रूम, एक पूरी तरह पारदर्शी, दूसरा हल्के नीले टेम्पर्ड ग्लास से। अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग वातावरण। बगल में लिफ्ट और सीढ़ियाँ। आरव सीधे छठी मंजिल पर नहीं गया। वह और तनीश एक एक मंजिल देख रहे थे। दूसरी मंजिल ऑफिस नहीं, आधा हिस्सा जिम और बिलियर्ड रूम सहित लेजर एरिया, बाकी आधा कंपनी का रेस्टोरेंट। कर्मचारी खाना खाकर आराम भी कर सकते थे। तीसरी मंजिल कस्टमर सर्विस सेंटर, फाइनेंस विभाग, परफेक्ट लाइफ की सेवा और कंपनी की वित्त व्यवस्था। चौथी मंजिल ऑपरेशंस और मेंटेनेंस, गेम के संचालन और तकनीकी स्थिरता की जिम्मेदारी। पांचवी मंजिल डेवलपमेंट सेंटर, टेक्नोलॉजी विभाग, परफेक्ट लाइफ के दूसरे चरण पर काम। छठी मंजिल तनीश, कंगन और अन्य साझेदारों के कार्यालय। कुल 7 कमरे, एक जनरल मैनेजर का, बाकी विभागीय प्रमुखों के और एक बड़ा कमरा जिस पर कोई नेम प्लेट नहीं थी, वह आरव के लिए था। सबसे बड़ा ऑफिस सादा लेकिन सुरुचिपूर्ण स्पष्ट था। तनीश ने मेहनत की थी। आरव अपनी कुर्सी पर बैठा। तनीश सामने। ओपन बीटा की तैयारी, 3 सर्वर तैयार हैं। स्टाफ पूरी तरह तैनात है। कोई समस्या नहीं होगी, तनीश आत्मविश्वास से बोला। फिर उसने सुझाव दिया, अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी गेम का प्रचार करे तो असर और बेहतर होगा। आरव हल्का मुस्कुराया। वह तय है। वेबसाइट पर घोषणा डालो, प्रवक्ता की पहचान रहस्यमय रखो, बैकग्राउंड म्यूजिक आकाश का प्रेम लगाओ। ओपन बीटा के दिन मैं खुद प्रवक्ता को लेकर आऊंगा। तनीश चौंका, लेकिन कुछ नहीं पूछा। रहस्य जितना बड़ा, उत्सुकता उतनी अधिक। आरव ने आगे कहा, 5 और सर्वर तैयार करो। संख्या अनुमान से अधिक होगी। तनीश ने तुरंत सहमति दी। कंपनी में कितनी नकदी है? लगभग 30 लाख से अधिक। 10 लाख प्रवक्ता शुल्क के लिए रखो और 2 लाख का एक अलग चेक तैयार करो। एक वेब गेम के लिए 10 लाख का एंडोर्समेंट असाधारण था, लेकिन आरव को भरोसा था। ये निवेश 10 गुना 100 गुना लौटेगा। आरव वापस विला लौटा। सिया को आधिकारिक रूप से परफेक्ट लाइफ का चेहरा बनाना था, लेकिन एक समस्या थी, उसका मैनेजर कौन होगा? पेंग योंग हुआ नहीं, जिया नहीं, नंदिनी राव नहीं, कोई उपयुक्त नहीं लग रहा था। दोपहर के भोजन पर आरव ने यह विषय उठाया। जिया भी उलझन में थी। तभी न सविता की आंखें चमकीं। उन्होंने उत्साह से पूछा, आरव, मेरी बेटी श्वेरू बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएट है। अनुभव कम है, लेकिन मेहनती है। क्या वह कोशिश कर सकती है? टेबल पर हल्की चुप्पी छा गई। आरव ने सविता की ओर देखा। एक नया विकल्प अचानक सामने था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 148। आरव जानता था कि न सविता की एक बेटी है जो कॉलेज में पढ़ती थी और अभी हाल ही में छुट्टियों में घर आई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि श्वेरू अब ग्रेजुएट हो चुकी है। सविता की बात सुनते ही आरव ने तुरंत कहा, उन्हें बुला लीजिए। इस घर में गू बहनों के अलावा आरव जिन पर भरोसा कर सकता था वे थीं न सविता और नंदिनी राव की माँ बेटी। सविता तो सबसे पहले से उसके साथ थीं, इसलिए अगर वह अपनी बेटी के लिए अवसर मांग रही थीं तो आरव उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। दोपहर के भोजन के बाद श्वेरू साइकिल से विला नंबर 15 पहुंची। सविता पहले से गेट पर इंतजार कर रही थीं। श्वेरू 23 वर्ष की थी। सविता से कुछ मिलती जुलती, बहुत सुंदर नहीं, लेकिन सादगी में आकर्षण था।
कपड़े साधारण, स्वभाव संयमित। पहली नज़र में ही आरव ने मन ही मन निर्णय ले लिया। एक मैनेजर को अत्यधिक सुंदर नहीं होना चाहिए, उसे संतुलित, सुसंस्कृत और संवाद में दक्ष होना चाहिए। श्वेरू में वही गुण थे। जिया और सिया ने भी एक दूसरे की ओर देखा। निर्णय लगभग हो चुका था। परिचय शुरू हुआ। सविता ने बताया, ये सिया है और काम होगा सिया की मैनेजर बनना। श्वेरू स्तब्ध रह गई। वह स्वयं सिया की प्रशंसक थी। टीवी के सामने तालियां बजा चुकी थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी भावनाएं संभाल लीं। उसे समझ आ गया, इंटरव्यू शुरू हो चुका है। उसका व्यवहार न तो अत्यधिक विनम्र था, न घमंडी। बोलचाल संतुलित, भावनाओं पर नियंत्रण। अनुभव कम था, लेकिन क्षमता स्पष्ट थी। आरव ने उसे बैठने का इशारा किया। सविता आशा से भरी देख रही थीं। इंटरव्यू की जरूरत नहीं, आरव ने मुस्कुराकर कहा। फिर श्वेरू की ओर देखकर बोला, कुछ दिनों में सिया का एक एंडोर्समेंट इवेंट है, मैं तुम्हें पूरा विवरण दूंगा। तुम तैयारी करो। अगर तुम्हें लगे कि तुम सक्षम हो, तो हम सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। श्वेरू ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, यह एक परीक्षा थी और वह तैयार थी। दोपहर में जिया और पेंग योंगहुआ बाहर गईं। पेंग योंगहुआ की उपस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। नई कंपनी का नाम रखा गया, सिनसिन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और सिया के नाम पर सिनसिन चैरिटी फाउंडेशन। कई औपचारिकताएं एक फ़ोन कॉल में पूरी हो गईं। सब कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा था। उधर क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स ने रहस्यमयी प्रवक्ता की घोषणा जारी की। बैकग्राउंड म्यूजिक, आकाश का प्रेम। पहले दिन 6 लाख व्यूज़। दूसरे दिन वेबसाइट लगभग ठप पड़ने की स्थिति में। तीसरे दिन 10 मिलियन से अधिक क्लिक। संदेह, उत्सुकता, चर्चा। मीडिया फ़ोन कर रही थी, लेकिन तनीश के पास उत्तर नहीं था। रहस्य ही प्रचार बन चुका था। ओपन बीटा से एक दिन पहले आरव, सिया, पेंग योंगहुआ और श्वेरू श्यामनगर के लिए रवाना हुए। जिया और सविता अगले दिन पहुंचेंगी। कार में श्वेरू आगे बैठी थी। हल्की घबराहट थी, लेकिन उससे अधिक तैयारी का आत्मविश्वास। सफ़ेद बिजनेस सूट में वह पहले से अधिक परिपक्व दिख रही थी। उसकी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, और साथ ही सिया के जीवन का एक नया अध्याय भी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 149। श्वेरू सामने देख रही थी, लेकिन उसकी नज़रें कभी कभी अनजाने में आरव की ओर चली जातीं। न सविता ने आरव के बारे में उसे अनगिनत बार बताया था। अगर कोई उसके अतीत को न जानता हो, तो केवल उसके व्यक्तित्व को देखकर कोई भी नहीं मानेगा कि वह कभी परिवार से निकाला गया था। वह किसी अमीर घर का युवा स्वामी लगता था। उसका चेहरा आकर्षक था, उसकी आंखें गहरी, जैसे किसी को खींच लेने वाली काली गहराई। लेकिन श्वेरू अपनी सीमाएं जानती थी। उसके पास जिया जैसी सुंदरता नहीं थी, सिया जैसी पवित्रता नहीं थी। वह केवल एक बात जानती थी, उसे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। सिया की मैनेजर बनना उसके लिए केवल नौकरी नहीं था, वह प्रेरणा थी। इन 2 दिनों में उसने पूरी तैयारी की थी, यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध मैनेजर कंपनी में 2 दिन इंटर्नशिप भी की। अब उसका एक ही लक्ष्य था, सफल होना। दोपहर करीब 2 बजे वे श्यामनगर पहुंचे। आरव सीधे क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं गया, बल्कि पास के हिल्टन होटल की ओर मुड़ा। तनीश वर्मा पहले से गेट पर इंतजार कर रहा था। आरव को नमस्कार किया, फिर उसकी नज़र तीनों लड़कियों पर गई। कुछ क्षण के लिए वह सिया पर ठहर गई। सफ़ेद टोपी, बड़े चश्मे, लेकिन वह पहचान गया। उसे अंदाज़ा था, यही वह रहस्यमयी प्रवक्ता है। सब तैयार है सर, तनीश बोला। आरव ने सिर हिलाया। आज की तस्वीरें कल तक गुप्त रहेंगी। वे सब 18वीं मंजिल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचे। अंदर एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर पहले से मौजूद था, नाम हुआंग छिंग। कई सितारों की तस्वीरें ले चुका था। थोड़ा अभिमानी स्वभाव, 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। चेहरे पर हल्की नाराजगी थी, लेकिन जैसे ही सिया ने टोपी और चश्मा उतारा, वह स्तब्ध रह गया। गु 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 मिस सिया। सिया मुस्कुराए, सिर हिलाया। हुआंग छिंग का चेहरा खुशी से भर गया। मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूँ। एक ऑटोग्राफ। सिया ने सहजता से हस्ताक्षर कर दिए। तनीश भी भीतर से रोमांचित था। अब उसे पूरा विश्वास था, परफेक्ट लाइफ धमाका करेगी। कॉस्ट्यूम लाए गए। गेम परफेक्ट लाइफ की महिला पात्रों पर आधारित।
सिया और श्वेरू कपड़े बदलने अंदर गईं। 5 मिनट बाद सिया बाहर आई, गुड़िया जैसी राजकुमारी पोशाक में, गेम की लोकप्रिय पात्र प्रिंसेस एन। लेकिन असली सिया किरदार से भी अधिक जीवंत लग रही थी। उसकी पवित्रता और भी स्पष्ट थी। तनीश मंत्रमुग्ध था। हुआंग छिंग के हाथ कांप गए। वह कैमरा लेकर इधर उधर घूमता रहा, कई एंगल देखे, केवल 3 तस्वीरें लीं और संतुष्ट नहीं हुआ। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। माफ कीजिए, मैं शायद आपकी आभा को कैद नहीं कर पा रहा। कमरे में क्षण भर सन्नाटा छा गया। तभी आरव की आवाज आई, मुझे करने दो। हुआंग छिंग ने अविश्वास से देखा। आप उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 150। तस्वीर लेना आसान लगता है, लेकिन वह एक कला है। कैमरा केवल क्लिक नहीं करता, वह किसी व्यक्ति की सबसे अलग पहचान को पकड़ता है। हुआंग छिंग जानता था, ये साधारण काम नहीं है। इसलिए जब आरव ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, तो उसने अविश्वास से देखा। तनीश के व्यवहार से उसे अंदाजा था कि आरव ही असली मालिक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उसे फोटोग्राफर माने। आरव ने विनम्रता से कहा, आप आराम कीजिए, शायद बाद में और बेहतर तस्वीर ले पाएं। हुआंग छिंग मना नहीं कर सका। कैमरा उतारा, आरव को दे दिया। उसे पूरा यकीन था, ये शौकिया आदमी है। लेकिन जैसे ही कैमरा आरव के हाथ में आया, वह बदल गया। पकड़ प्रोफेशनल, नज़र सटीक, भाव स्थिर। हुआंग छिंग चौंक गया। उसे अपने गुरु की याद आ गई। वर्षों पहले जब उसने पहली बार कैमरा हाथ में लिया था, सिया रोशनी के बीच खड़ी थी। जब उसने देखा कि आरव तस्वीर ले रहा है, उसके चेहरे पर हल्की लाज आ गई, लेकिन आंखों में खुशी थी। वह हर पोज स्वाभाविक रूप से दे रही थी। 30 मिनट में 3 कॉस्ट्यूम शूट हो गए। हुआंग छिंग ने तस्वीरें देखीं। वह स्तब्ध था। हर एंगल परफेक्ट, हर फ्रेम जीवंत। सिया की पवित्रता पूरी तरह उभर आई थी। उसकी अपनी तस्वीरें फीकी लग रही थीं। कमाल है, वह बुदबुदाया। अगले दिन सुबह 10:30 बजे परफेक्ट लाइफ का ओपन बीटा लॉन्च था। स्थान क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य हॉल। सुबह 8 बजे विशाल पोस्टर लगाया गया, लाल कपड़े से ढका हुआ। रहस्य बरकरार। 10 बजे तक 60 मीडिया रिपोर्टर पहुंच चुके थे। अधिकतर सिया की झलक पाने आए थे। 10:30 बजे तनीश मंच पर आया। संक्षिप्त भाषण, फिर लाल पर्दा गिरा और उसी क्षण प्रिंसेस एन के वेश में सिया मंच पर आई। पोस्टर में वह परी जैसी थी, लेकिन वास्तविक सिया और भी प्रभावशाली थी। उसकी मुस्कान, उसकी पवित्रता, उसका आत्मविश्वास। हॉल तालियों से गूंज उठा। पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी। क्या आप मनोरंजन उद्योग में जाएंगी? क्या ये व्यावसायिक कदम है? कुछ सवालों में हल्का तंज भी था। तभी सिया ने घोषणा की, शिनशिन चैरिटी फाउंडेशन। उसने कहा, उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी का सारा मुनाफा ऑपरेटिंग खर्च छोड़कर चैरिटी में जाएगा। कमरे में 5 सेकंड की खामोशी, फिर जोरदार तालियां। तनीश ने 1 मिलियन का चेक सौंपा। श्वेरू ने उसे स्वीकार किया। वहीं मंच पर चैरिटी फाउंडेशन को दान। क्लियरलिंक ने अतिरिक्त 2 लाख का दान दिया। मंच पर भावनात्मक माहौल बन गया। 6ठी मंजिल के ऑफिस में आरव लाइव प्रसारण देख रहा था। साथ में जिया और सविता। जिया की आंखों में गर्व था, सविता की आंखों में संतोष। श्वेरू ने पूरे कार्यक्रम में परिपक्वता दिखाई। कठिन सवाल मोड़े, सरल सवाल रोके। वह अब नौसिखिया नहीं लग रही थी। दोपहर 12 बजे ओपन बीटा शुरू हुआ। 1 घंटे में 1,50,000 खिलाड़ी, 3 घंटे में 4 लाख, 6 घंटे में 10 लाख पार, और बढ़ता हुआ। तनीश ने पहले ही अतिरिक्त सवाल लगा दिए थे, फिर भी संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही थी। क्लियरलिंक के कर्मचारी उत्साह से भरे थे। तनीश की आंखें चमक रही थीं। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि 1 लाख खिलाड़ी मिल जाएं, तो बड़ी बात होगी। आज परफेक्ट लाइफ सभी लोकप्रिय गेम्स को पीछे छोड़ रहा था। आरव शांत बैठा था, लेकिन उसके भीतर लहरें उठ रही थीं। ये केवल शुरुआत थी। क्लियरलिंक एक दिन इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का दिग्गज बनेगा, और ये उसके बड़े लक्ष्य का पहला कदम था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 151। सिर्फ 3 दिनों में 26 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों ने लॉग इन किया। परफेक्ट लाइफ का पब्लिक बीटा वाकई परफेक्ट कहा जा सकता था। आरव इस नतीजे से पूरी तरह संतुष्ट था।
सिया भी बेहद खुश थी। जब उसने देखा उसके चैरिटी फंड में 12 लाख रुपए बढ़ चुके हैं तो उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। लेकिन ये रकम अभी भी कम थी। फिलहाल उसे बचाकर रखना था, आने वाले समय में ये फाउंडेशन तेजी से बढ़ेगा। उसी दिन सू शुएरू को 30 से कम नहीं इतने निमंत्रण मिले। सभी लोग सिया को विज्ञापन या ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए बुलाना चाहते थे। सू शुएरू ने किसी को सीधे मना नहीं किया, उसने सिर्फ अपना संपर्क नंबर दिया। आरव ने पहले ही कहा था, विज्ञापन और एंडोर्समेंट में बहुत सावधानी रखनी होगी, इसलिए सू शुएरू पहले सबकी जांच करेगी, फिर आरव को दिखाएगी और अंतिम निर्णय आरव ही करेगा। सेंट्रल स्ट्रीट की मुख्य सड़क पर चलते हुए सिया ने धीरे से पूछा, आरव, क्या अब हम भविष्य में इसी तरह शॉपिंग करेंगे? उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी। वापस आने के बाद आज पहली बार वह आरव के साथ बाहर निकली थी, लेकिन अब वह पहले की तरह साधारण तरीके से बाहर नहीं जा सकती थी। उसे सावधानी से तैयार होना पड़ता था, वरना अगर कोई पहचान ले तो ट्रैफिक जाम होना तय था। आरव ने शांत स्वर में कहा, लगता तो यही है, तुम बहुत जल्द सुपरस्टार बनने वाली हो। वह सच कह रहा था। अब उसे समझ आ गया था सिया की लोकप्रियता कितनी भयानक थी। पब्लिक बीटा कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, हजारों फैंस क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्डिंग के बाहर जमा हो गए और संख्या लगातार बढ़ रही थी। दृश्य बेहद भव्य था। अगर सिया बाहर न आती तो बाहर पूरा इलाका घिर जाता। इतनी लोकप्रियता के साथ अगर उसका और सिया का रिश्ता सामने आ गया तो कैसी हलचल मचेगी, सोचना भी मुश्किल था। सिया ने हल्की शर्म से कहा, आरव, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन उसका मूड अब हल्का हो चुका था। वह खुशी से आरव के साथ खरीदारी करने लगी। थोड़ी देर बाद सिया की नज़र आगे भीड़ पर पड़ी। उसने आरव की आस्तीन पकड़कर कहा, अरे आरव, वहाँ क्या हो रहा है? इतने लोग क्यों इकट्ठा हैं? आरव पहले ही देख चुका था, लेकिन उसकी नज़र भीड़ पर नहीं बल्कि साइन बोर्ड पर थी। उस पर लिखा था, ज़ेनत फार्मा। यह ज़ेनत फार्मा के नाम पर एक मेडिकल सुपरमार्केट था। दरवाजे पर कुछ अफरा तफरी सी थी। नर्स की वर्दी पहने लड़कियां पर्चे बांट रही थीं। करीब 300 से 400 लोग जमा थे, ज़्यादातर मध्यम आयु की महिलाएं और लगभग सभी भरी हुई काया वाली। दृश्य देखकर ही आरव समझ गया मामला क्या है। उसने पूछा, सिया, वहां चलकर देखें हम? सिया ने सिर हिलाया। दोनों आगे बढ़ गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक नर्स ने मुस्कुराते हुए पर्चा दिया, नमस्ते, हमारी ज़ेनत फार्मा ने हाल ही में एक नई वजन घटाने की दवा विकसित की है। इसका असर बहुत स्पष्ट है। हमारी कंपनी के अध्यक्ष ने खुद इसका इस्तेमाल किया है। देखिए, इस पर्चे में जो 2 तस्वीरें हैं, ये हमारे अध्यक्ष रोहित मल्होत्रा हैं। ये तस्वीर उनके वजन घटाने से पहले की है। लड़की उत्साह से समझाने लगी। आरव ने पर्चा देखा। जैसा उसने कहा, रोहित मल्होत्रा ने खुद को ही विज्ञापन बनाया था। मार्केटिंग समझदार थी। भीड़ देखकर असर भी साफ दिखाई दे रहा था। सिया ने आश्चर्य से पूछा, सच में दवा से वजन कम हो सकता है? इतना चमत्कारी? पहले उसे विश्वास नहीं था, लेकिन अब वह सच में उत्सुक हो गई। ज़ेनत फार्मा सूर्यानगर में काफ़ी प्रसिद्ध थी। नर्स बोली, बिल्कुल, अभी हम सीमित स्टॉक पर बेच रहे हैं। देर हुई तो खत्म हो जाएगा। सिया साफ तौर पर आकर्षित हो गई, लेकिन बोलने से पहले ही आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। सिया, क्या तुम भी ये दवा खरीदना चाहती हो? तुम्हारे शरीर में कहाँ वजन घटाने की ज़रूरत है? सिया थोड़ी झेप गई। वजन घटाना अक्सर महिलाओं की कमजोरी होता है। इतनी अच्छी फिगर होने के बावजूद दवा का असर सुनकर वह भी डगमगा गई थी। खासकर 40 से ऊपर की महिलाएं जो वजन बढ़ने की उम्र में थीं, उनके लिए तो ये दवा सीधा आकर्षण थी। सिया ने हल्की झिझक से कहा, हाल में मुझे लगता है मेरे निचले पेट पर थोड़ा सा मांस बढ़ गया है। आरव शरारती मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, तो मैं जांच कर लूं? उसने हाथ बढ़ाया। सिया चौंक गई। उसका चेहरा लाल हो गया। वह तुरंत पीछे हट गई। आरव, तुम बहुत परेशान करते हो, बिल्कुल बदमाश हो। लेकिन इस मजाक के बाद वह वजन घटाने की दवा को भूल गई। आरव उसे वह दवा खरीदने नहीं देता। दवा सच में असरदार थी और असर बहुत तेज था, लेकिन अगर उसका अनुमान गलत नहीं था तो अधिकतम 10 दिनों में समस्या शुरू हो जाएगी।
कारण बहुत सरल था, नुस्खे में हेरफेर उसी ने किया था। खरीदारी के 3 दिन बाद आरव पेंगयोंग हुआ और सू शुएरू के साथ बीजिंग के लिए रवाना हुआ। आरव के सुझाव पर सिया ने अपना पहला सोलो एल्बम रिकॉर्ड करने का फैसला किया। एल्बम का मुख्य गीत होगा लव ऑफ द स्काई, साथ में कुछ नई पियानो रचनाएं। सिया की वर्तमान लोकप्रियता को देखते हुए एल्बम का हिट होना लगभग तय था, लेकिन पहला एल्बम होने के कारण आरव ने कोई ढिलाई नहीं की। उसने तेजस राठौर से कहा, बीजिंग की एक मजबूत रिकॉर्ड कंपनी से संपर्क करे, एल्बम को पूर्णता के साथ तैयार किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स से लगातार अच्छी खबरें आती रहीं। ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या धीरे धीरे 3 मिलियन के करीब पहुंचने लगी। हालांकि वृद्धि की रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन ये लगभग संतृप्ति के करीब था। ओपन बीटा के बाद पहली बार कंपनी ने मुनाफा कमाया। तनीश वर्मा हर दिन भर की प्रगति की रिपोर्ट आरव को देते थे। आरव के सुझाव पर मुख्य फ्री मॉडल के अलावा परफेक्ट लाइफ में मंथली मेंबरशिप मॉडल भी शुरू किया गया। दोनों के सवा अलग थे। मंथली मॉडल में सवा के सभी आइटम उपलब्ध थे, फ्री मॉडल में कुछ ही आइटम उपलब्ध थे, बाकी सामान शॉप से खरीदना पड़ता था। दोनों मॉडल खेलने लायक थे और खिलाड़ियों को अतिरिक्त विकल्प देते थे। ओपन बीटा के पहले दिन 40,000 खिलाड़ियों ने मंथली सदस्यता ली। प्रति खिलाड़ी 15 रुपये मासिक शुल्क। इन 40,000 सदस्यों से पहले दिन 6 लाख रुपये की आय हुई। फ्री और शॉप मॉडल ने भी पहले दिन 2 लाख रुपये कमाए। ऊपर से देखने पर यह मंथली मॉडल से कम लगता था, लेकिन लंबी अवधि में सबसे ज़्यादा लाभ फ्री और शॉप मॉडल से ही होना था, क्योंकि उसकी निरंतर खर्च क्षमता ज़्यादा मजबूत थी। अगले कुछ दिनों में मंथली मॉडल तेजी से लोकप्रिय हुआ। सिर्फ 5 दिनों में सदस्य संख्या 40,000 से बढ़कर 3,50,000 हो गई। अगर शॉप मॉडल जोड़ दें तो क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स की मासिक आय 1 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती थी। भले ही ये बड़ी एमएमओआरपीजी कंपनियों से कम थी, लेकिन उत्पादन लागत बेहद कम थी और लाभ मार्जिन काफ़ी ज़्यादा। आरव इस वृद्धि से संतुष्ट था। अब उसे कंपनी में और पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वह परफेक्ट लाइफ के दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर सकता था। वेब गेम की स्थायित्व बड़े एमएमओ गेम्स से कम होता है, इसलिए हर कुछ महीनों में नया संस्करण जारी करना जरूरी था। तभी परफेक्ट लाइफ लंबे समय तक टिकेगा। लेकिन अच्छी खबर सिर्फ यहीं से नहीं आई। बीजिंग पहुंचने के तीसरे दिन आरव की योजना सफल हुई। ज़ेनथ फार्मा की नई वजन घटाने की दवा में समस्या शुरू हो गई। पहले एक उपयोगकर्ता को दस्त लगे, फिर पूरे शरीर में कमजोरी। जो वजन घटा था वह वापस बढ़ने लगा। फिर दूसरा मामला, फिर तीसरा। समस्या फैलने लगी। आगे क्या होगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 152। वजन घटाने की दवा से उठी आंधी जल्दी ही सूर्यानगर में फैल गई। सिर्फ कुछ दिनों में सैकड़ों महिलाएं जिन्होंने वह दवा ली थी अस्पताल पहुंचा दी गईं। जल्द ही ज़ेनथ फार्मा के खिलाफ संयुक्त रूप से मुकदमा दायर हुआ। शहर के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने भी जांच शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों से आरव ज़ेनथ फार्मा की खबरों पर नज़र रखे हुए था। उसे साइड इफ़ेक्ट पहले से पता थे। दस्त, थकान ऊपर से गंभीर लगते थे, लेकिन कुछ दिनों में ठीक हो जाते। फिर भी इतने बड़े स्तर पर समस्या होना ज़ेनथ फार्मा के लिए भारी झटका था। रोहित मल्होत्रा ने आरव को ज़्यादा इंतजार नहीं कराया। कंपनी पर मुकदमा दर्ज होने के तीसरे दिन ही वह उससे मिलने आ गया। रोहित सच में दुबला हो चुका था, पहले से कम 40 किलो हल्का, दिखने में भी ज़्यादा स्मार्ट, लेकिन इन दिनों के तूफान के कारण उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। वह झिझकते हुए बोला, भाई आरव, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। आरव सोफे पर बैठा ठंडे भाव से उसे देख रहा था। रोहित की आंखों में भ्रम भरा हुआ था। उसने खुद दवा ली थी, कोई समस्या नहीं हुई। नुस्खे के अनुसार दवा बनाई, फिर भी कुछ लोगों को अच्छा असर, कुछ को गंभीर प्रतिक्रिया। वह समझ नहीं पा रहा था। सौभाग्य से किसी की जान खतरे में नहीं थी, वरना कंपनी बंद हो जाती। अगर उसे पहले पता होता तो वह लालच में ये दवा बनाता ही नहीं। अब उसकी प्रतिष्ठा लगभग बर्बाद थी। आरव ने शांत स्वर में पूछा, माफ़ी किस बात की?
रोहित ने शर्म से कहा, सब मेरी गलती है, मैंने लालच में आपकी पीठ पीछे वह दवा विकसित की, लेकिन उम्मीद नहीं थी समस्या आ जाएगी। दवा लेने के बाद दस्त और कमजोरी हो रही है। आरव, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? आरव का चेहरा और ठंडा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने वॉलेट से 50 लाख रुपए की रसीद निकाली। रोहित का दिल धड़क उठा, उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। भाई आरव, चिंता मत कीजिए, ये 50 लाख मैं पूरा चुकाऊंगा, एक पैसा भी कम नहीं। लेकिन इस बार आपको मेरी मदद करनी होगी, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे दिलचस्पी नहीं है। रोहित को याद आया आरव ने कितनी बार चेतावनी दी थी। उसका मुंह सूख गया, वह गिड़गिड़ाया, अगर आप मदद कर दें तो मैं 60 लाख दूंगा, नहीं 70 लाख दूंगा, क्या कहते हैं? आरव खड़ा हो गया, मैंने कहा मुझे पैसों में दिलचस्पी नहीं है, अगर और कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं। रोहित ने सोचा, अगर पैसे में दिलचस्पी नहीं तो शायद किसी और चीज में होगी। उसने जल्दी से कहा, ऐसा करते हैं, अगर आप मुझे इस संकट से निकाल दें तो आप जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। आरव की आंखों में तिरस्कार था, अब तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम दे सको? रोहित समझ गया, सच में उसके पास कुछ खास नहीं बचा था। इस घटना के बाद मुआवजा उसकी संपत्ति आधी कर देगा, ऊपर से जुर्माना और दवा निवेश का नुकसान। वह दिवालिया होने के करीब था। तभी आरव ने कहा, मैं निर्दयी नहीं हूं, तुमने गुरुजी का नुस्खा लीक किया, अब मैं उसे छुपाने वाला नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर मैं चाहूं तो कोई भी इस नुस्खे के लिए बड़ी कीमत देगा। अगर चाहते हो मैं तुम्हें बचाऊं तो मेरी भूख मिटाओ। ये शब्द रोहित के कानों में आशा बनकर गूंजे, क्या आप सच कह रहे हैं? आरव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी स्वीकृति थी। रोहित ने सोचा, पैसे नहीं, अब उसके पास सिर्फ ज़ेनत फार्मा के शेयर थे। उसने दांत भींचकर कहा, मैं आपको 50% शेयर दे दूंगा। आरव चुप रहा, उसकी आंखें साफ कह रही थीं, उसे दिलचस्पी नहीं। 60%? अब भी कोई जवाब नहीं। आरव ने सीधा कहा, 80%, वरना बात खत्म। 80%। रोहित ने गहरी सांस ली। इतनी बड़ी मांग, सामान्य समय में वह तुरंत मना कर देता, लेकिन अभी उसके पास विकल्प नहीं था। अगर मना करता तो कंपनी उसके हाथ से गिर जाती। 20% छोटा लगता है, लेकिन अगर नुस्खा काम कर गया तो 20% भी अविश्वसनीय लाभ देगा। कुछ ही पल में उसने फैसला किया, ठीक है, मैं मानता हूँ। आरव की आंखों में हल्की मुस्कान आई, उसका लक्ष्य पूरा हो गया था। दशकों पुरानी फार्मा कंपनी खुद से शुरू करने से कहीं बेहतर थी। इससे कम से कम 3 से 5 साल बचते। अगर रोहित लालची न होता तो सहयोग होता, शायद 50% मिलता, लेकिन अब 80% गया। बात खत्म होते ही दोनों वकील के ऑफिस गए। शेयर ट्रांसफर पूरा हुआ, फिर दोनों ज़ेनत फार्मा पहुंचे। कंपनी सूर्यानगर के दक्षिणी उपनगर में थी। क्षेत्र बड़ा, स्केल भी बड़ा, लेकिन अभी पूरा माहौल उदास था। हाल की घटना ने सब कुछ भारी बना दिया था। रोहित की BMW 745 Li अंदर गई, आरव की कार पीछे पीछे। ऑफिस में पहुंचकर रोहित ने तिजोरी से नुस्खा निकाला, वही नुस्खा जो उसने पहले लिखा था। आरव ने ध्यान से देखा, लगभग वही था, लेकिन एक दवा कम थी। आरव ने कहा, समस्या यही है, इसमें संतुलन करने वाली दवा नहीं है। लंबे समय तक लेने से दस्त और थकान होगी। उसने नुस्खे में एक नाम जोड़ा, पीला जिनसेंग। यह आम जड़ी बूटी थी, लेकिन यही मुख्य संतुलनकारी तत्व था। आरव की चाल सरल थी। उसने पहले पीले जिनसेंग को काटा, फिर शिना की सटीक तकनीक से दूसरी जड़ी की जड़ में छिपा दिया। कोई देख ही नहीं सकता था, इसीलिए रोहित धोखा खा गया। रोहित बड़बड़ाया, तो यही कारण था, वे बेकार लोग। उसके मन में पहला विचार था, सभी फार्मासिस्ट को निकाल देना। तूफान थम गया, लेकिन अब असली खेल शुरू हुआ है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 153। नुस्खे की समस्या हल करने के बाद आरव ज़ेनत फार्मा से निकल गया। उसे पता था, बाकी स्थिति रोहित मल्होत्रा संभाल लेगा। आरव के जाने के बाद रोहित ने तुरंत सूर्यानगर के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार में माफीनामा प्रकाशित कराया। उसने सारी गलती रिसर्च विभाग के कुछ फार्मासिस्टों पर डाल दी।
साथ ही वादा किया जिन ग्राहकों को साइड इफेक्ट हुए उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाएगा और नई विकसित दूसरी पीढ़ी की वजन घटाने की गोलियां मुफ्त दी जाएंगी। भीड़ खोने के बाद बाड़ा ठीक करना देर नहीं था। रोहित की ईमानदार माफी ने लगभग डूबती प्रतिष्ठा को कुछ हद तक संभाल लिया। ऊपर से कई लोगों पर दवा सफल रही थी। इससे ज़ेनत फार्मा के समर्थन में अचानक बढ़ोतरी हुई। असल में ये सब आरव की योजना थी। रोहित सिर्फ निर्देशों का पालन कर रहा था क्योंकि यही एक रास्ता था कंपनी को बचाने का। परिणाम से आरव संतुष्ट था। नई दवा का विकास और समीक्षा समय लेगी, लेकिन उसे जल्दी नहीं थी। ये तो सिर्फ पहला कदम था। वजन घटाने की दवा से ज़ेनत फार्मा को संकट से निकालना तात्कालिक था। स्थिर होने के बाद अगला लक्ष्य होगा टीएन रॉन्ग फार्मास्यूटिकल। आरव की वर्तमान प्रगति देखते हुए उस दिन में देर नहीं थी। बीजिंग में सिया के एल्बम की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी। अनुमान था कम से कम आधा महीना लगेगा। सू शुएरू का काम दिन ब दिन निपुण हो रहा था। कहना गलत नहीं होगा, वह जन्मजात एजेंट थी। पेंग योंगहुआ साथ था, इसलिए आरव निश्चिंत था। उसने पूरा ध्यान लगाया क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स पर, ज़ेनत फार्मा पर और निर्माणाधीन रोंगशिंग इलेक्ट्रिक कंपनी पर। ये तीनों उसकी मुख्य विकास दिशा थे, लेकिन तीनों ही अभी शुरुआती चरण में थे। रोंगशिंग इलेक्ट्रिक तो शुरू भी नहीं हुआ था, इसलिए उसे अधिक समय देना जरूरी था। इनमें असीम संभावनाएं थीं, यही उसकी नींव थे। परफेक्ट लाइफ अभी क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्य परियोजना थी, लेकिन कंपनी का नाम स्थापित होने के बाद आरव उसे धीरे धीरे बदल देगा और वेब गेम्स के साथ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उद्योग में भी प्रवेश करेगा। इस क्षेत्र में उसके पास पूर्ण बढ़त थी। उसने विस्तृत विकास योजना भी तैयार कर ली थी। ज़ेनत फार्मा और रोंगशिंग इलेक्ट्रिक के लिए भी ऐसा ही था। उसके पास पर्याप्त अवसर थे, कमी थी तो सिर्फ समय की। कुछ दिनों बाद जब सिया और बाकी लड़कियां चली गईं, आरव ने खुले तौर पर जिया मल्होत्रा को अपने कमरे में खींच लिया। जिया का विरोध कमजोर और बेअसर था। अगले कुछ दिनों में सब कुछ आरव की अपेक्षा के अनुसार तेजी से बढ़ा। रोहित की सच्चाई धीरे धीरे कंपनी की प्रतिष्ठा बहाल कर रही थी। नई खेप की दवा भी तैयार थी, बस क्वालिटी टेस्ट बाकी था। सिया के जाने के चौथे दिन विला नंबर 15 में एक अनचाहा मेहमान आया, युवराज। सिया के जन्मदिन के बाद आरव ने उसे नहीं देखा था, लेकिन इस एक महीने में उसमें स्पष्ट बदलाव था। पहले जैसा आवारा अमीर बेटा नहीं, अब ज्यादा शांत और स्थिर। वह विला के अंदर नहीं आया। अपनी फरारी से टिककर आरव को ठंडी नजरों से देखा। बुजुर्ग ने पूछा है, कल उनका जन्मदिन है, क्या तुम आओगे? वह बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से डू एनमिंग था, आरव के पिता। सिर्फ नाम सुनकर आरव के मन में एक झुकी हुई आकृति उभरी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बस शांत स्वर में बोला, संदेश दे दिया, अब जा सकते हो। युवराज कुछ नहीं बोला, ठंडी नजर डाली और चला गया। आरव ने भौहें सिकोड़ लीं। आखिरकार दू परिवार से सीधा सामना। ये जन्मदिन साधारण नहीं था, लेकिन पीछे हटने का सवाल नहीं। रात में आरव की ऑडी शहर के केंद्र से गुजरती हुई सूर्यानगर के सबसे आलीशान इलाके रोमन बंद पहुंची। दू परिवार की विला यहीं थी। दूर से ही चमकती रोशनी दिख रही थी। अंदर काफी रौनक थी। दर्जनों लग्जरी कारें बाहर खड़ी थीं। सौभाग्य से जगह काफी थी। आरव ने गाड़ी पार्क की, एक रेशमी डिब्बा उठाया और अंदर की ओर चला। डिब्बे में उसके पिता के लिए उपहार था, एक साधारण मुस्कुराता जन्मदिन देवता। सुबह सड़क किनारे खरीदा, कीमत सिर्फ 7 रुपये, लेकिन आरव जानता था ये पर्याप्त है। दरवाजे पर 2 युवतियां चोंगसम में मेहमानों का स्वागत कर रही थीं। अधिकांश मेहमानों के हाथ में लाल निमंत्रण पत्र था। वे लिफाफे और उपहार ले रही थीं, साथ ही अंदर घोषणा कर रही थीं। युवराज भी वहीं था, मुख्य मेहमानों का स्वागत कर रहा था। आरव को देखकर उसकी मुस्कान ठंडी पड़ गई। आरव ने ध्यान नहीं दिया, बस डिब्बा सौंपा और सीधे अंदर चला गया। दोनों युवतियों ने एक दूसरे को देखा। युवराज ने रोका नहीं, तो उन्होंने भी नहीं रोका। दू परिवार की विला नंबर 15 से बड़ी थी, ज्यादा भव्य, ज्यादा आलीशान। बैंक्वेट शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हॉल में काफी लोग थे। सूर्यानगर के नामी लोग। कुछ को आरव पहचानता था,
कई लोग इंपीरियल क्लब में दिखे थे, कुछ ने उसके साथ खेल भी खेला था, लेकिन वह किसी से मिलने नहीं गया। कम भीड़ वाले कोने में बैठ गया, क्योंकि उसे पता था दू परिवार उसे ढूंढ लेगा। ज्यादा देर नहीं लगी, दू किंगवू उसके सामने आ खड़ा हुआ। आरव शांत बैठा रहा, दूसरे भाई को शांत नजर से देखता रहा। पहले उसकी नजर में दू किंगवू बहुत ऊंचा था, अब नहीं। दू किंगवू ने ठंडे स्वर में कहा, बुजुर्ग तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। आरव ने हल्का सिर हिलाया और खड़ा हो गया। कद में दू किंगवू बड़ा था, लेकिन जैसे ही आरव खड़ा हुआ, उसे हल्का दबाव महसूस हुआ। यह एहसास उसे असहज लगा, गुस्सा भी आया, लेकिन ये जगह सही नहीं थी। वह मुड़ा, आरव को लेकर दूसरी मंजिल गया। स्टडी रूम में दू एनमिंग बैठा था, टांग सूट पहने, पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर, बौद्ध ग्रंथ पढ़ते हुए। वही पुरानी कुर्सी, लगभग 20 साल पुरानी। बचपन में आरव उसे यहीं बैठा देखता था। 4 साल हो गए थे उसे देखे। चेहरा कुछ बदला, शरीर और झुका हुआ। बैठो। दू एनमिंग ने ग्रंथ रखा, सोफे की ओर इशारा किया। आरव बैठ गया। दू एनमिंग की आंखों में हल्का आश्चर्य था, वह भी उसे परख रहा था। ये बेटा, पहचाना हुआ भी, अजनबी भी। सीधे पूछा, सुना है तुमने अपनी माँ को अस्पताल से बाहर निकाल लिया? आरव ने हल्की मुस्कान दी। आप देख नहीं रहे थे, फिर पूछ क्यों रहे हैं? उसकी मुस्कान बहुत हल्की थी, लेकिन अंदर कई दूर की झुकी आकृतियां उभर आईं। अब यह मुलाकात किधर जाएगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 154। जिस दिन से उसे दू परिवार से निकाल दिया गया था, तब से आरव ने महसूस किया था कि एक हल्की झुकी हुई आकृति कभी कभी दूर से उसे देखती है। वह उस परिचित आकृति को पहचानता था, लेकिन कभी आगे बढ़कर मिलने नहीं गया। और दूसरी तरफ से भी सिर्फ देखना था, कभी बात करने की कोशिश नहीं हुई। जब दू एनमिंग ने आरव की बात सुनी, तो उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे खुद पर व्यंग्य हो और थोड़ी बेबसी भी। कुछ पल बाद वह बोला, तुम्हें सूर्या नगर छोड़ देना चाहिए आरव। वह रुका, फिर कहा, तुम्हारी माँ का मैं ख्याल रखूंगा, तुम अभी चले जाओ। आरव हल्का मुस्कुराया, धन्यवाद, लेकिन अभी मेरा जाने का इरादा नहीं है। उसके दिल में एक बात साफ थी, दू परिवार वास्तव में कदम उठाने वाला है। इन दिनों उसकी गतिविधियां छोटी नहीं थीं। अगर दू परिवार ध्यान दे रहा था, तो संकेत साफ थे। दू एनमिंग ने गहरी सांस ली। 2 महीने में तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन आरव, कोई भी व्यक्ति किसी शक्ति से अकेले नहीं लड़ सकता। तुम चले जाओ, आरव ने शांत स्वर में कहा। अगर बस यही कहना है, तो बात खत्म। वह यहाँ से नहीं जाएगा। उसकी नींव यही थी, यह असंभव था। वह खड़ा हो गया। दू एनमिंग के होंठ हिले, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। दरवाजे तक पहुंचकर आरव ने कहा, जन्मदिन मुबारक हो, और बाहर निकल गया। बाहर दू किंगवू खड़ा था, स्पष्ट था वह गया नहीं था। वह ठंडी नजर से बोला, तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। थोड़ा रुका, फिर बोला, लेकिन तुम खुद को ज्यादा समझते हो। तुम जैसे लोग अक्सर बुरी तरह गिरते हैं। आरव ने शांत जवाब दिया, ऐसा है। ऐसी सस्ती उकसाहट अब उसे हिला नहीं सकती थी। तभी हाई हील्स की लयबद्ध आवाज आई, धीमी, नपी तुली, हर कदम संतुलित। आरव ने देखा, दू परिवार की असली संचालक हे याओयंग। उसकी उम्र दू एनमिंग के आसपास थी, लेकिन रखरखाव अच्छा था, लगभग 40 की लगती थी। उसके शरीर से तेज आभा निकल रही थी, भौहों के बीच हल्की सिकुड़न। दबाव महसूस होता था। पहले आरव नजर मिलाने से भी बचता था, अब नहीं। अब वह सहज था, मानो उसे महत्व ही नहीं देता। हे याओयंग ने ठंडे स्वर में कहा, 10 दिन देती हूँ, फिर सूर्या नगर छोड़ दो और कभी वापस मत आना, वरना तुम्हारी नींव जड़ से उखाड़ दूंगी। ये कहकर वह सीधे स्टडी में चली गई, जैसे उससे बात करना भी उपकार हो। आरव हल्का मुस्कुराया। उसकी नज़र में वह अभी भी एक चींटी था, जिसे कभी भी कुचला जा सकता है। वह ज्यादा देर नहीं रुका। बैंक्वेट में उसे कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उद्देश्य पूरा हो चुका था। दू परिवार कदम उठाएगा, सफेद रास्ता हो या काला, हे याओयंग के स्वभाव से संभव है दोनों साथ चलें। वह ऐसी महिला थी जो वार करती है तो पूरी तरह। दू किंगवू की पिछली हरकतें शायद
सिर्फ परख थी। 10 दिन गाड़ी चलाते हुए आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। एक हाथ खिड़की पर, दूसरा स्टीयरिंग पर, ऊपर से शांत, अंदर से पूरी तरह सतर्क। एक बार के सामने से गुजरते हुए उसने देखा, एक परिचित आकृति बुरी तरह उल्टी कर रही थी। ध्यान से देखा, वही महिला पुलिस अधिकारी जो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी, आज वर्दी में नहीं थी, वरना पहचानना मुश्किल था। गाड़ी नहीं रुकी, लेकिन रियर मिरर में उसने देखा 2 आवारा युवक उसकी ओर बढ़े। कुछ कहा, उसने धक्का दिया, खुद गिर गई। दोनों हंसे, उसे उठाया और सामने के छोटे होटल की ओर ले गए। वे होटल में दाखिल हुए। रिसेप्शन पर बैठी महिला को सिर्फ इशारा किया, चाबी ली, ऊपर चले गए। कमरे में साधारण सामान, एक मेज, एक टीवी, बदबूदार बाथरूम। उन्होंने महिला को बिस्तर पर डाल दिया। वह पूरी तरह नशे में थी, होश नहीं। एक बोला, आज तो किस्मत खुल गई। दूसरा हंसा। दोनों पास आने लगे। तभी दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। लकड़ी का दरवाजा एक युवक पर गिरा। वह जमीन पर गिर पड़ा। अंदर आया आरव, उसने ठंडे स्वर में कहा, निकल जाओ, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। अभी गए तो ठीक, वरना अच्छा नहीं होगा। एक पहले ही चोट खा चुका था, दूसरा डर गया। दोनों भाग गए। आरव ने सच में पुलिस को फोन किया था। वह उस पुलिस अधिकारी को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी अपनी सीमा थी। देखकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। घर छोड़ना उसकी जिम्मेदारी नहीं, पुलिस बुलाना सबसे सीधा तरीका था। वह खुद पुलिस थी, इसलिए आरव ने ज्यादा नहीं सोचा। वह होटल से निकल गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस गाड़ी आ गई। अंदर अधिकारी दौड़े, उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें। और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 155। जब आरव विला नंबर 15 वापस लौटा, तब रात के लगभग 9 बजे थे। जिया मल्होत्रा अभी सोई नहीं थी। वह दूसरी मंजिल के हॉल में बैठी थी, जैसे किसी गहरी सोच में हो। आरव ने पूछा, क्या सोच रही हो? जिया ने हाथ में पकड़े कागज दिखाए। शिनशिन चैरिटी फंड के बारे में। फंड तो बन गया है, लेकिन अभी कुछ डायरेक्टर कम हैं। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं। फंड स्थापित हो चुका था, लेकिन उसे चलाने के लिए पेशेवर लोगों की जरूरत थी। जिया सक्षम थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था। सुश्वेरू भी सक्षम थी, लेकिन वह भी व्यस्त थी। एक व्यक्ति काफी नहीं था, एक छोटी टीम चाहिए थी। आरव ने सोचा, फिर शांत स्वर में बोला, ये तो आसान है। सिया के पर्सनल पेज पर घोषणा कर दो। कह दो, फंड को पारदर्शी बनाने के लिए हम डायरेक्टर और सुपरवाइजर भर्ती कर रहे हैं। चेयरमैन फिक्स रहेगा, बाकी लोग पार्ट टाइम हो सकते हैं। सिया का पर्सनल पेज आरव पहले ही तैयार कर चुका था। कुछ ही दिनों में रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ से ज्यादा हो चुके थे और संख्या बढ़ रही थी। जिया की आंखें चमक उठीं। इससे स्टाफ की समस्या भी हल होगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। एक तीर से 2 निशाने। मैं अभी घोषणा करती हूँ। वह उठी, कुछ कदम चली, फिर रुक गई। उसे याद आया, उसका लैपटॉप आरव के कमरे में है। उसका चेहरा लाल हो गया। वह नजरें चुराकर आरव के कमरे की ओर बढ़ी। आरव मुस्कुराता हुआ पीछे चला। जिया अचानक मुड़ी। इन दिनों कंस्ट्रक्शन साइट पर ज्यादा काम नहीं है, क्यों न मैं कुछ दिनों के लिए राजधानी जाकर सिया के साथ रहूं? आरव ने सोचा, ठीक है, मैं भी कल चलता हूं। सिया एमवी शूट कर रही है, देखते हैं। जिया खुश हो गई, तो कल सुबह निकलते हैं। सिया को सरप्राइज देंगे। आरव के चेहरे पर शरारती मुस्कान आई। उसने जिया को उठा लिया। वह थोड़ा विरोध करती रही, फिर उसे गले लगा लिया। दोनों बिस्तर की ओर बढ़ गए। अगली सुबह दोनों राजधानी के लिए रवाना हुए। फर्स्ट क्लास केबिन में जिया सीट पर ढीली पड़ी थी। पिछली रात आरव ने उसे पूरी तरह थका दिया था। सुबह भी उसे चैन नहीं मिला, उठना मुश्किल हो गया था। वह आंखें घुमाकर आरव को देखती रही, लेकिन उसके मन में उलझन थी। इन दिनों वह महसूस कर रही थी कि वह आरव को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रही, और आरव की ऊर्जा जैसे बढ़ती ही जा रही थी। वह जल्दी हार मान लेती, लेकिन आरव अभी भी उत्साह में रहता। यह उससे प्यार भी दिलाता और थोड़ी परेशानी भी। उसके मन में एक विचार आया, जब सिया और आरव की शादी होगी, क्या सिया संभाल पाएगी? सोचते ही उसका चेहरा और लाल हो गया। विमान जल्दी ही कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर गया। इस बार
आरव ने किसी को लेने नहीं बुलाया। दोनों टैक्सी से फीनिक्स माउंटेन रेंज की ओर निकल गए। सिया आज वहीं एमवी शूट कर रही थी। करीब 11 बजे वे पहाड़ के नीचे पहुंचे। आज वहां असामान्य भीड़ थी। किसी ने खबर फैला दी थी कि सिया शूटिंग कर रही है। लोग उसी दिशा में जा रहे थे। आरव और जिया भीड़ के पीछे चल दिए। 10 मिनट बाद वे स्थान पर पहुंचे। सुंदर पर्वत शिखर ऊपर सिया सफ़ेद पियानो के सामने बैठी थी। हल्का क्लासिकल गाउन पहने हवा में उसकी ड्रेस लहरा रही थी, मानो कोई परी हो। उसकी धुन हवा के साथ नीचे तक आ रही थी। भीड़ खुद ब खुद शांत हो गई। आरव और जिया सरप्राइज देने का विचार भूल गए। बस देखते रहे। पेंग योंगहुआ दूर खड़ी थी, नजरें चौकन्नी। उसने आरव को देखा, हल्का सिर हिलाया। सुश्वेरू नोटबुक देख रही थी, शेड्यूल जांच रही थी। करीब दोपहर 12 बजे शूटिंग खत्म हुई। 1000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन किसी ने हंगामा नहीं किया। तालियां बजीं, भीड़ खुद हट गई। टीम नीचे उतर गई। बीच रास्ते आरव और जिया सिया से मिले। पेंग योंगहुआ की कैडिलैक एस्केलेड वहीं थी। सब उसमें बैठ गए। पेंग योंगहुआ ड्राइव कर रही थी, सुश्वेरू आगे पीछे। आरव और बू बहनें। एस्केलेड विशाल थी, आराम से बैठ गए। आरव ने हल्की हैरानी से सोचा, ये गाड़ी पेंग योंगहुआ की है। वह लंबी है, लेकिन इस गाड़ी के सामने छोटी लग रही थी। होटल पहुंचते पहुंचते दोपहर बीत गई। लंच के बाद सब अपने स्वीट में लौटे। दोपहर में सिया का कोई कार्यक्रम नहीं था। दोनों बहनें बातें करती रहीं। आरव ने चैरिटी फंड भर्ती योजना बताई। वे चर्चा में व्यस्त रहीं। आरव ने सोचा अब उसकी जरूरत नहीं। उसने विदा ली। सिया जानती थी उसके दोस्त यहाँ हैं, इसलिए कुछ नहीं कहा। जाने से पहले आरव ने पेंग योंगहुआ से एस्केलेड की चाबी ली और जंक्शन की ओर निकल गया। उसे रास्ता याद था, पहले ही उसने मीरा कपूर को फोन कर दिया था। वह घर पर थी। आरव सीधा मीरा के परिवार की विला की ओर बढ़ गया। अब राजधानी में उसका अगला कदम क्या होगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 156। आज इस समय राजधानी क्यों आए हो? क्या खास तौर पर मुझसे मिलने आए हो? दरवाजे पर खड़े आरव को देखते हुए मीरा कपूर की पतली फीनिक्स जैसी आंखें और भी मोहक हो गईं। उनमें हल्की चाहत की चमक थी। आरव का दिल एक पल को तेज धड़का। उसे पिछली बार की मीरा की दीवानगी याद आई। उसका गला सूखने लगा। वह बोला, अगर मैं कहूँ नहीं आया खास तुम्हारे लिए, तो क्या होगा? मीरा ने उसकी आंखों का नशा देखा। वह हल्के से मुस्कुराए, फिर धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस दरवाजा नहीं खोलूंगी। आरव हंसा, कोई बात नहीं, अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो भी मेरे पास अंदर आने का तरीका है। उसने दोनों तरफ की दीवार देखी, फिर हल्का सा उछला, हाथ बढ़ाया और फुर्ती से दीवार पार कर गया। उसकी हरकतें साफ और अभ्यास से युक्त थीं। वह कई बार ऐसा कर चुका था। मीरा कुछ पल चुप रह गई, फिर बोली, आरव, क्या तुम अक्सर ऐसा करते हो? आरव के होंठ हल्के कान पे, कभी कभी, ज्यादा नहीं। वह सच बोल रहा था। पहली सफलता के बाद उसे ज्यादा मौका नहीं मिला। मीरा हंस पड़ी, फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। अंकल और आंटी कहाँ हैं? अंदर सन्नाटा था। मीरा बोली, मम्मी पापा बाहर गए हैं, दादाजी आंगन में हैं। आहू दोपहर में कम ही आता है। मैं अभी लौटी थी, सोच रही थी थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन तुम्हारा फोन आ गया। वह उसे पकड़कर तीसरी मंजिल की ओर ले गई। आरव अक्सर फोन पर उससे बात करता था। कुछ दिन पहले मीरा ने सैन्य विज्ञान अकादमी ज्वाइन की थी। फिलहाल वह पढ़ाई पर केंद्रित थी। काम ज्यादा नहीं था। सीढ़ियों पर मीरा ने उसके कान में फुसफुसाया, आरव, दोपहर में तुम्हारे पास कितना समय है? उसकी आवाज में स्पष्ट संकेत था। आरव के भीतर उत्तेजना लहर की तरह उठी। उसने बिना सोचे मीरा को उठाया, उसके कान के पास झुककर बोला, पूरा दोपहर। मीरा का शरीर ढीला पड़ गया। वह शर्माते हुए उसकी बाहों में सिमट गई। कमरे का दरवाजा हल्के से बंद हुआ। समय चुपचाप बीत गया। कुछ देर बाद दोनों शांत हुए। कुछ समय साथ बिताने के बाद आरव मीरा के साथ फ्रेग्रेंट हिल घूमने गया। शाम करीब 5 बजे वह होटल लौट आया। होटल में सिया और आरव चैरिटी फाउंडेशन पर चर्चा पूरी कर चुके थे। दोपहर भर की बातचीत में कई नए विचार जुड़े। सिया ने प्रस्ताव रखा, हर शहर में स्वयंसेवी टीम बनाई जाए। वे आवेदन कर सकें और गरीब परिवारों या क्षेत्रों की मदद कर सकें। विचार रचनात्मक था और व्यवहारिक भी। आरव ने तुरंत सहमति दी, लेकिन सब कुछ
फंड की क्षमता पर निर्भर था। फिलहाल फंड में केवल 12 लाख रुपये थे। ये योजना लागू करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपये चाहिए थे। रात 9 बजे तक आरव, सिया, जिया मल्होत्रा, सू श्वेरू और पेंग योंगहुआ सभी चर्चा में शामिल हो गए। कई लोगों की सोच से योजना और बेहतर हुई। अंततः एक लगभग पूर्ण खाका तैयार हुआ, लेकिन इसे तुरंत जारी नहीं किया गया। सिया का सोलो एल्बम रिलीज होने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा। चर्चा खत्म होने के बाद जिया ने उत्साह से पूछा, आरव, कहीं चलकर जश्न मनाएं। सभी उत्साहित थे। आरव ने सोचा, फिर कहा, चलो थोड़ा पीते हैं। पेंग योंगहुआ ने कहा, पैराडाइस ऑन अर्थ चलते हैं। मैं वहीं जानती हूँ। एस्केलेड जल्द ही पैराडाइस ऑन अर्थ के बाहर रुकी। सिया को भीड़ से बचाने के लिए आरव ने दूसरी मंजिल का वीआईपी बॉक्स बुक किया। अंदर कुछ रेड वाइन मंगाई गई, कुछ स्नैक्स, बस जश्न के लिए। कोई दूरी नहीं थी, माहौल गर्म था। सिया ने भी कुछ घूंट लिए, उसका चेहरा लाल हो गया। पेंग योंगहुआ बिना असर के पी रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। सिया चौंक गई। एक शराबी युवक महंगे कपड़ों में अंदर घुसा। उसने पीछे खड़े मैनेजर से कहा, मैंने कहा था कुछ लड़कियां भेजो। ये क्या है? ये कौन है? मैनेजर ने घबराकर कहा, यंग मास्टर लिन, ये ग्राहक हैं। युवक की नज़र जिया पर टिक गई। वह मुस्कुराया, लड़कियों, मेरे साथ कुछ पैग पियो, पैसा समस्या नहीं है। जिया ने तुरंत रेड वाइन का गिलास उठाया, उसके चेहरे पर फेंक दिया। बेशर्म, युवक चिल्लाया। कमीनी, वाक्य पूरा नहीं हुआ। आरव ने बिना दया एक जोरदार किक मारी। युवक सीधे बाहर जा गिरा, रेलिंग से टकराया, फर्श पर गिर पड़ा, बेहोश। मैनेजर घबरा गया, आप लोग जल्दी निकल जाएं, उसके दोस्त पास वाले कमरे में हैं। तभी दरवाजे से ठंडी आवाज आई, अब जाना चाहो भी तो देर हो चुकी है। स्थिति अचानक बदल गई। अब आगे क्या होगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 157। दरवाजे पर कुल 4 लोग खड़े थे, 2 पुरुष, 2 महिलाएं। बाईं तरफ लंबे बालों वाला एक आदमी था, चेहरा थोड़ा मोहक लेकिन शरीर बेहद मजबूत, कद काठी में आरव से भी बड़ा। दाईं तरफ एक और आदमी, चेहरा खुरदरा, मजबूत मर्दाना आभा, बाहें इतनी मोटी कि सामान्य आदमी की जांघ जैसी। उसका शरीर तेजस राठौर से भी भारी, लेकिन सबसे अलग थी वह महिला। लंबी कद काठी, बेज रंग की टाइट जैकेट, लेपर्ड प्रिंट टाइट स्कर्ट, सोने जैसे घुंघराले बाल, पूरा व्यक्तित्व एक क्वीन जैसा। इस समय वह अपनी बाहों में एक नाजुक लड़की को पकड़े थी, मानो मालिक अपनी गुड़िया पकड़े हो। उसके चेहरे की बनावट बहुत नाजुक थी, लेकिन कपड़ों और अंदाज से हल्की खतरनाक आभा झलक रही थी। दरवाजे पर आते ही उसकी नज़र जिया मल्होत्रा पर टिक गई, आंखों में स्पष्ट लालच। बाकी एक लड़की शायद बार की होस्टेस थी। बोलने वाला वही लंबे बालों वाला आदमी था। तुम उसके लिए खड़े हो? आरव ने ठंडे स्वर में पूछा। आवाज शांत लेकिन ठंडी। लंबे बालों वाला आदमी बोला, उस कचरे की जिंदगी मौत से हमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस देखा तुम्हारी किक अच्छी थी, सोचा कुछ राउंड खेल लें। उसकी आवाज भी ठंडी थी। दिलचस्पी नहीं, आरव ने संक्षेप में जवाब दिया। फिर पीछे खड़ी पेंग योंगहुआ की ओर देखा। पेंग योंगहुआ समझ गई। उसकी आंखों में अजीब चमक आई। वह आगे बढ़ी। तीनों के चेहरे पहले जमे फिर अचानक बदल गए। वे एक साथ बोले, डेविल फ्लावर। पेंग योंगहुआ शांत खड़ी थी, ठंडी आवाज में बोली, लड़ना है? लंबे बालों वाला आदमी तुरंत बोला, नहीं नहीं कैप्टन पेंग, हम अभी जा रहे हैं। तीनों तुरंत पास वाले कमरे में घुस गए। स्पष्ट था वे उससे डरते थे। सिया हंस पड़ी। आरव थोड़ा चुप रहा। स्पष्ट था पेंग योंगहुआ की प्रतिष्ठा साधारण नहीं थी। सिर्फ खड़े होने से सामने वाले डर गए। पेंग योंगहुआ बोली, ये तीनों हमारे ब्यूरो के ही हैं, स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट के 3 कप्तान। तुम कभी कभी आओगे तो मिल सकते हो। ताकत बुरी नहीं है, बस तेजस से थोड़े कमजोर। उधर पास वाले कमरे में लंबे बालों वाला आदमी बोला। वो आदमी कौन था? डेविल फ्लावर उसके साथ क्यों थी? क्वीन जैसी महिला बोली, चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, याद नहीं आ रहा। मर्दाना आदमी बोला, वो आरव होना चाहिए, स्पेशल सर्विस टीम वाला। डेविल फ्लावर, उसी से गु योंगचुन सीखती है, पक्का वही है। लंबे बालों वाला आदमी घबरा गया। हमने उसे नाराज तो नहीं किया, मैं तो सोचा था उससे हुनर चुरा लूं। बाकी दोनों बोले, हमने कुछ नहीं कहा। वह आदमी लगभग रोने को था। होटल लौटकर आरव ने एक सिंगल रूम बुक किया। सूट में 2 कमरे थे, एक गु बहनों का, दूसरा पेंग योंगहुआ और सू श्वेरू का। उसके लिए जगह नहीं थी। सुबह आरव और जिया सिया के साथ रिकॉर्डिंग पर गए। दोपहर में
आरव आहू की गाड़ी से पुलिस ट्रेनिंग बिल्डिंग गया। आहू बोला, तुमने जो फिजिकल ट्रेनिंग सिखाई थी बहुत काम आई, भाइयों की ताकत और स्पीड बढ़ी है। फिर बोला, बस 80 किलो डंबल अभी कोई नहीं उठा पा रहा, मैं भी थोड़ा कम हूँ। आरव बोला, तुम कर लोगे, समय की बात है। आहू अचानक मुस्कुराया, कल रात पैराडाइज ऑन अर्थ गए थे। हाँ, अर्जुन और उसके लोग सुबह माफी मांगने आए थे। चाहो तो मैं सबक सिखा दूं। छोड़ो, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, बस स्पैरिंग चाहते थे। आहू ने सिर हिलाया। ट्रेनिंग हॉल में तेजस राठौड़ और बाकी लोग इंतजार कर रहे थे। सभी ने एक साथ कहा, आरव। तेजस बोला, नतीजा देखना है। 100 से ज्यादा लोग 20 किलो डंबल उठाकर लाइन में खड़े हो गए और एक साथ फिजिकल टेक्निक का अभ्यास करने लगे। एक साथ आवाजें उठीं। दृश्य भव्य था। तेजस बोला, कुछ अब 15 किलो आराम से उठा रहे हैं, प्रगति तेज है। आरव बोला, अभी सीमा नहीं आई, आमतौर पर 40 किलो तक जाना होगा, खास शरीर वाले। और ऊपर तेजस ने पूछा, क्या ये ट्रेनिंग बाकी आर्मी भाइयों को भी सिखा दें? अगर तुलना से डर नहीं तो सिखा दो। तेजस बोला, प्रतिस्पर्धा से ही दबाव आता है। तभी अर्जुन अंदर आया। आरव, हम लोग मिलना चाहते हैं, आओ। कुछ देर बाद कल रात वाले तीनों अंदर आए। आज वे स्वॉट यूनिफॉर्म में थे। कल की आक्रामकता कम हो गई थी। अब मामला किस दिशा में जाएगा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 158। दू, मेरा नाम अरहान है, सब मुझे अरहान ही कहते हैं। दू, मेरा नाम दीपक राणा है, सब मुझे डागांग कहते हैं। दू, मेरा नाम ऋतिका सिंह है, सब मुझे क्वीन कहते हैं। तीनों ने आरव को देखते ही अपना परिचय दिया। अरहान वही था जो थोड़ा आकर्षक और चालाक सा दिखता था, लेकिन वर्दी में वह ज्यादा सधा हुआ लग रहा था। दीपक राणा बेहद मजबूत दिखता था, साफ मर्दाना व्यक्तित्व। ऋतिका सिंह ने अपने खुले बाल बांध रखे थे, अब वह एक सख्त महिला सैनिक जैसी लग रही थी। अरहान, डागांग, क्वीन। आरव मन ही मन चुप रह गया। नाम भी अलग, स्टाइल भी अलग, लेकिन उसने शिष्टाचार से तीनों से हाथ मिलाया। दू, कल हम आपको पहचान नहीं पाए, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, अरहान ने आगे बढ़कर कहा। वह बाकी दोनों की तरफ से बोल रहा था। आरव हल्का मुस्कुराया, कल की बात खत्म, हम सब एक ही बयूरो के हैं, अब हम सब भाई हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। जी सर। अरहान खुश हो गया। उसने दीपक और ऋतिका को देखा। तेजस राठौड़ ने ठंडे स्वर में कहा, नाटक मत करो, पूरे स्पेशल पुलिस में सबसे ज्यादा चालें तुम तीनों के पास हैं। वह आगे बोला, आरव ने फिजिकल स्किल्स सबको सिखाने की इजाजत दी है, फाइटिंग स्किल्स पहले तुम्हारी टीम सीखेगी, फिर बाकी को देंगे। तेजस ने सब कुछ नहीं खोला। आरव की उच्च स्तर की तकनीक वह अभी साझा नहीं करेगा। सच में, धन्यवाद आरव, धन्यवाद भाई तेजस। तीनों बेहद खुश थे। उसके बाद वे वहीं रुक गए। तेजस और बाकी लोगों से फाइटिंग स्किल्स सीखने लगे। जैसा पेंग योंगहुआ ने कहा था, तीनों की ताकत बहुत मजबूत थी, बस तेजस से थोड़ी कम, डेविल फ्लावर से तो काफ़ी कम, लेकिन फिर भी ये मास्टर थे। अरहान चाकू चलाने में माहिर था, हर तरह का चाकू उसके हाथ में खिलौना बन जाता। वह कहता था खून निकालना उसकी खासियत है। दीपक राणा ने गोल्डन बेल शील्ड का अभ्यास किया था, मार्शल आर्ट्स वाली कहानी जितना नहीं, लेकिन सामान्य मुक्के और लात उस पर असर नहीं करते। उसकी सहनशक्ति बहुत ज़्यादा थी। ऋतिका सिंह की फैमिली टेक्निक थी आयरन व्हिप, उसके हाथ में चमड़े की कोड़ा सांप की तरह लहराता, 10 लोगों को पास नहीं आने देती। आरव ने ये देखा, वह जाने की जल्दी में नहीं था। जिन चीज़ों में वे माहिर थे उन पर उसने कुछ सुझाव दिए। चाकू, गोल्डन बेल, आयरन व्हिप, जिना के पास ढेर सारी जानकारी थी। आरव ने कुछ तकनीकी सुधार बताए। तीनों की आंखों में सम्मान भर गया। रात में ये परिवार में रुकना ठीक नहीं था, इसलिए आरव होटल लौट गया। अगली सुबह आरव और जिया मल्होत्रा सूर्यानगर लौट आए। रोहित मल्होत्रा ने फ़ोन किया था, ड्रग टेस्ट पास हो चुका था, अब प्रमोशन की बात करनी थी। यह आरव के लिए महत्वपूर्ण था। सूर्यानगर पहुंचते ही वह सीधे जैनिथ फॉर्म आ गया। रोहित के ऑफिस में दूसरी पीढ़ी की वेट लॉस पिल रखी थी। एक बोतल में 50 गोलियां, 4 बोतल एक कोर्स, 3 कोर्स में असर साफ। एक बोतल कीमत 35 रुपये, 3 कोर्स के लिए 12 बोतल, कुल 420 रुपये। लागत और खर्च हटाकर सीधा मुनाफा 85%, डिस्ट्रीब्यूटर को देने पर नेट मुनाफा 55%। ये बहुत लाभकारी लाइन थी। बैठते ही रोहित ने पूछा, क्या इसे बाहर के देशों में बेचें या पहले यहीं प्रमोट करें? विदेश में बेचने के लिए
सेलिब्रिटी चाहिए, विज्ञापन खर्च चाहिए। कंपनी की हालत पहले जैसी नहीं थी। आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सोचा, पहले स्थानीय बाजार मजबूत करें, प्रतिष्ठा वापस लाएं। अभी बाहर धक्का देंगे तो जोखिम है। वह असर भी देखना चाहता था। रोहित ने कहा, मुआवजा दे चुका हूं, अगर कोई जानबूझकर समस्या न करे तो दिक्कत नहीं होगी। उसे 2 लाख से ज्यादा निजी पैसे देने पड़े थे। आरव ने कहा, फिर भी सावधान रहो, 1 महीना देख लेते हैं। वह दू परिवार से भी सतर्क था। अगले कुछ दिनों में रोहित ने बाजार विस्तार शुरू किया। इस बार वह गंभीर था। ना जुआ, ना औरतें, पैसा बर्बाद करने को था ही नहीं। कंपनी की बिक्री बढ़ने लगी। अब पूरी लाइन सिर्फ यही दवा बना रही थी और असर साफ दिख रहा था। आरव की 10 दिन वाली समय सीमा पास आ रही थी। 2 दिन बाकी थे, तभी सिया वापस आ गई। शूटिंग 15 दिन की थी, लेकिन वह कैमरे के सामने बिल्कुल सहज थी। काम जल्दी खत्म हुआ। एल्बम तैयार होने में 10 दिन लगेंगे, लेकिन हर बार सिया कुछ नया लेकर आती थी। पिछली बार पेंग योंगहुआ लाई थी, इस बार भी वह थी। और साथ थे अरहान, दीपक राणा, ऋतिका सिंह। तीनों अपने पुराने कपड़ों में थे। अरहान फिर आकर्षक अंदाज में, दीपक सख्त व्यक्तित्व में, ऋतिका लेपर्ड ड्रेस और लंबे बूट में। बस हाथ में कोड़ा नहीं था। तुम लोग यहाँ क्यों? आरव ने पूछा। तीनों ने सिर झुका लिया। पेंग योंगहुआ ने कहा, ड्यूटी में लापरवाही, अस्थायी निलंबन। आरव हैरान था। तीनों कप्तान एक साथ, तीनों और शर्मिंदा हो गए। आरव ने विषय बदला, अब यहाँ क्या करने आए हो? अरहान ने सिर उठाया, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, कुछ समय सीखना चाहते हैं। तुम जानते हो मैं क्या करता हूँ? आरव ने पूछा। नहीं, लेकिन आप जहाँ कहेंगे हम वहीं जाएंगे। आप पूर्व कहेंगे तो पूर्व, पश्चिम कभी नहीं। तीनों की आंखों में उम्मीद थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 159। विला नंबर 15 के हॉल में अरहान, दीपक राणा और ऋतिका सिंह सामने बैठे थे। जिया मल्होत्रा और बाकी महिलाएं ऊपर चली गई थीं। आरव ने सीधे पूछा, क्या सच में मेरे साथ काम करना चाहते हो? एयरपोर्ट पर भीड़ थी, वहां बात साफ नहीं हो सकी थी। हाँ, अरहान ने जवाब दिया। दीपक और ऋतिका ने सिर हिलाया। फिर अरहान मुस्कुराया, समय मिले तो चाकू की तकनीक और सिखा देना, पिछली बार बहुत काम आई थी। दीपक कुछ कहना चाहता था, लेकिन चुप रहा। उसकी मुस्कान सब कह रही थी। ऋतिका ने होंठ भीगे, कोड़े की तकनीक शानदार थी, कुछ और मूव्स सिखा देना। कल रात तो मैंने। वह अचानक रुक गई, लगभग राज खोल देती। आरव हल्का मुस्कुराया, उसे हंसी भी आई और थोड़ा आश्चर्य भी, जिना से पुष्टि हो चुकी थी। तीनों गंभीर थे, झूठ नहीं बोल रहे थे। पक्का? आरव ने फिर पूछा। तीनों ने तुरंत सिर हिलाया। जानते हो मैं क्या करता हूँ? आरव ने पूछा। नहीं, लेकिन हत्या और आगजनी छोड़कर सब करेंगे। अरहान ने तुरंत कहा, मैं बैल की तरह काम करूंगा। दीपक बोला, आदमी के साथ जाने को छोड़कर बाकी सब करूंगी। ऋतिका ने साफ कहा। आरव ने कुछ पल सोचा। ठीक है, 3 जगह संभालनी है, आने वाले दिनों में कोई परेशानी हो सकती है। तुम लोग देखना, काम सही किया तो सरप्राइज मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, काला हो या सफ़ेद, सब संभाल लेंगे। अरहान की आंखों में चमक थी। क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स, जेनिथ फार्मा और शिनरॉन्ग इलेक्ट्रिक कंपनी, ये आरव की नींव थीं। अगर 2 परिवार ने एक साथ वार किया तो संभालना मुश्किल होता। अब 3 मजबूत लोग थे। ब्यूरो में प्रभाव भी था, ताकत भी, साधारण गुंडे पास नहीं आ सकते थे। आरव संतुष्ट था। जाने से पहले एक प्रोग्राम है। उसने हल्की मुस्कान दी। क्या प्रोग्राम? अरहान उत्साहित हो गया। तोड़फोड़, हंगामा, दिलचस्पी है। आरव की आंखों में ठंडक चमकी। सच में? अरहान की आंखें जल उठीं। ये तो मेरा पसंदीदा काम है। तभी सीढ़ियों के कोने से आवाज आई, मुझे भी गिनो। तीनों कांप गए। एक पहाड़ जैसी एस्केलेड गोल्डन ऑटम नाइट क्लब के बाहर रुकी। ये सूर्यानगर का सबसे बड़ा नाइट क्लब था। गाड़ी पेंग योंगहुआ की थी। नंबर प्लेट बदल चुकी थी। मिलिट्री यही जगह? अरहान ने पूछा। हाँ, कोई मरे नहीं, बाकी जितना बड़ा हंगामा कर सकते हो करो। ये किंगवू का इलाका था, यहीं से उसका उदय हुआ था। अब आरव खुलकर टकराने वाला था। ऋतिका इसमें सबसे माहिर है, अरहान ने हंसते हुए कहा। देखते जाओ। ऋतिका खड़ी हुई। अरहान ने छोटी सी ब्लेड निकाली, अंगूठे जितनी। उसने ऋतिका की लेपर्ड स्कर्ट के किनारे पर तेज कट लगाया। घुटनों से ऊपर तक लंबी स्लिट बन गई। सफ़ेद जांघ झलक उठी। दृश्य बेहद आकर्षक था।
मैं जा रही हूँ, तुम लोग बाद में आना। रितिका बाहर चली गई। आरव ने स्वीकार किया, अगर वह शालीन कपड़ों में हो तो मीरा कपूर के स्तर की सुंदर लग सकती है। थोड़ा इंतजार, फिर शो देखेंगे। अरहान की आंखों में चमक थी। पेंग योंगहुआ शांत बैठी रही। गोल्डन ऑटम नाइट क्लब अंदर से भरा हुआ था। तेज संगीत गूंज रहा था। लगभग 1000 लोग मौजूद थे। स्टेज पर रितिका थी। वह नाच रही थी। उसका शरीर रोशनी जैसा चमक रहा था। उत्तेजक, लेकिन अश्लील नहीं। आरव ने देखा, करीब 80% लोग उसे ही देख रहे थे। यह उसकी मौजूदगी का असर था। वह सच में यहाँ की क्वीन थी। शो शुरू होने वाला है, अरहान बोला। वे बार काउंटर के पास बैठ गए। रितिका ने एक युवक को इशारा किया। वह जैसे सम्मोहित हो गया, उसकी ओर बढ़ा। फिर उसने दूसरे युवक को बुलाया। गर्दन पर छिपकली का टैटू था। दोनों उसके पास आ गए। रितिका तितली की तरह उनके बीच घूमी। हाथ से हल्का स्पर्श किया, लेकिन खुद को छूने नहीं दिया। धीरे धीरे दोनों युवकों की आंखों में चुनौती भर गई। एक के पास जाती तो दूसरा जलता। आरव समझ गया, अब असली खेल शुरू होगा। कहा जाता है, औरतें भीड़ को उलझ सकती हैं। रितिका वैसी ही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 160। एक छोटा सा टकराव अक्सर बड़े संघर्ष की चिंगारी बन जाता है, खासकर तब जब उसे क्वीन जैसी लड़की भड़का दे, जो हालात को पूरी तरह उलझ सकती थी। शुरुआत हुई दो युवकों के बीच बहस से, फिर दोनों तरफ के दोस्त कूद पड़े। दो लोगों का झगड़ा दो समूहों की लड़ाई बन गया। कुछ ही मिनटों में मंच पर 50 से ज्यादा लोग लड़ रहे थे। पूरा मंच अराजक हो गया। दर्शक भी घबराने लगे। आरव की नज़र क्वीन पर टिक गई। उसने यूं ही दो लोगों को नहीं चुना था। वह जानती थी, दोनों अपने अपने समूह के केंद्र थे। इसलिए टकराव अचानक भड़क उठा। अजान बोला, अब हमारी बारी है। मैं और दगांग मंच पर जा रहे हैं, आप बस देखते रहिए। इतना कहकर वह दगांग के साथ आगे बढ़ा। आरव और पेंग योंगहुआ पीछे रह गए। आरव उत्सुक था, देखना चाहता था ये दोनों क्या करेंगे, लेकिन जो उसने देखा, उसकी आंखें हल्की फैल गईं। दोनों क्वीन की तरफ नहीं गए, वे भीड़ की तरफ बढ़े। दगांग ने शरीर से आड़ बनाए। अजान ने पास के बार से एक ग्लास उठाया और भीड़ में खड़े एक उत्तेजित व्यक्ति पर फेंक दिया। ऐसे लोगों को निशाना बनाया जो पहले से चिढ़े हुए लग रहे थे, जो गलती से घायल हुए, शराब के नशे में चुप नहीं रहे। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और झगड़े में कूद पड़े। अगर किसी ने देखा भी, तो अजान और दगांग फुर्ती से खुद को भीड़ में मिला देते। कुछ ही मिनटों में पूरा हॉल 200 से 300 लोगों की लड़ाई में बदल गया। खून बहना आम बात हो गया। मंच पर क्वीन खिलखिला रही थी, चेहरे पर मोहक मुस्कान। जिसने लड़ाई शुरू की, वही सबसे आराम में थी। उसने आरव की ओर संतोष से देखा, फिर आसपास की सुंदरियों को देखने लगी, जैसे शिकारी शिकार तलाशता है। आरव मन ही मन संतुष्ट था। इन तीनों की शरारत वाकई शानदार थी। अगर वह खुद करता, शायद इतना नहीं कर पाता। हालांकि हॉल में दर्जन भर सिक्योरिटी गार्ड थे। वे बेकार साबित हुए। किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया। इतनी बड़ी लड़ाई क्लब बंद करवा सकती थी। जल्द ही डुकिंगवू 5वीं मंजिल से नीचे आया। उसके साथ एक दर्जन आदमी थे। वे तुरंत भीड़ में घुसे, अलग अलग कर लड़ने वालों को खींचने लगे। फिर शौचालय के गुप्त दरवाजे से करीब 100 लोग बाहर आए, ज्यादातर बनियान और टाइट टी शर्ट में, पसीने से तर, मजबूत शरीर। आरव को आश्चर्य नहीं हुआ। गोल्डन ऑटम नाइट क्लब के बेसमेंट में जिम था। डुकिंगवू के आदमी वहीं ट्रेनिंग करते थे। ये सूर्यानगर में कोई रहस्य नहीं था। अजान और दगांग ने एक दूसरे को देखा और धीरे से मंच पर लौट आए। डुकिंगवू की नज़र उन पर टिक गई। आंखों में ठंडक थी। उसे पता चल चुका था, मामला किसने भड़काया। जिम के लोग ऊपर आते ही लड़ाई लगभग रुक गई। डुकिंगवू यहाँ का स्थानीय शेर था। लोग उसे पहचानते थे। हालांकि दर्जन भर लोग गंभीर घायल पड़े थे। उन्हें अस्पताल भेजा गया। फिर डुकिंगवू मंच की ओर बढ़ा। उसके आदमी अजान, दगांग और क्वीन को घेर चुके थे। बाकी लोग मंच से कूदकर दूर हट गए। मंच खाली हो गया। डुकिंगवू बोला, किसने कहा था हंगामा करने को? नाम बता दो, जिंदा जाने दूंगा, वरना आज कुछ न कुछ यहीं छोड़कर जाओगे। अजान ने मंच पर जाने से पहले आरव की ओर देखा। आरव ने सिर हिलाया। अजान मुस्कुराया, तुम कौन होते हो मुझे धमकाने वाले? डुकिंगवू की आंखें ठंडी हो गईं। उसने इशारा किया। 6 आदमी मंच पर चढ़े। अजान आगे बढ़ा, चेहरे पर तिरस्कार। क्वीन मुस्कुरा रही थी। दगांग शांत खड़ा था।
छहों ने घेरा, लेकिन उससे पहले ही अजान ने हमला किया। उसकी चाल तेज थी, दिखने में आकर्षक, लेकिन वार लोहे जैसे कठोर। सामना होते ही 2 लोग गिर गए, बाकी उसके कपड़े तक न छू सके। कुछ ही पलों में 5 लोग नीचे पड़े थे। डू किंगवू की आंखें फैल गईं। वह बोला, सब जाओ, जो इन्हें पकड़ लेगा, आज रात वह औरत उसकी होगी। ये सुनते ही भीड़ में जोश भर गया। सबकी नज़र क्वीन पर गई। एक एक कर लोग मंच पर चढ़े। मंच इतना बड़ा था, 200 लोग भी आ सकते थे। डू किंगवू के पास सिर्फ 12 आदमी बचे। आरव हल्का मुस्कुराया। वह उठ खड़ा हुआ, पेंग योंगहुआ से बोला, चलो। वह पास रहना चाहता था, क्योंकि डू किंगवू अभी खुद नहीं उतरा था। मंच पर क्वीन की आंखों में चमक थी। उसने हाथ बढ़ाया। दगांग ने अपनी बेल्ट उतारी। वह असल में खास उसी के लिए थी। तीनों त्रिकोण बनाकर खड़े हो गए। अजान बोला, कैसा है, संभाल लोगे? दगांग बोला, आसान है। क्वीन हंसी, बस बदबूदार मर्दों का झुंड है। जितने आएंगे उतने गिरेंगे। भीड़ टूट पड़ी, लेकिन एक साथ सब हमला नहीं कर सके। 20 से कम लोग ही सामने आ पाए। चीखें गूंजने लगीं। जो भी आगे आया, गिरा। सबसे निर्दयी थी क्वीन। उसकी बेल्ट सांप की तरह लहराती, सीधे चेहरों पर पड़ती। हर वार के साथ खून निकलता। वह और उत्तेजित होती गई। लेपर्ड प्रिंट्स कट, लंबे बूट, हर वार जैसे यातना हो। डू किंगवू के लोग बुरी हालत में थे। जो गिरते, उन्हें खींचकर हटाया जाता, फिर नए आते, फिर गिरते। कुछ ही राउंड में तीनों और जोश में आ गए। डू किंगवू के आदमी कम पड़ने लगे। डू किंगवू बुदबुदाया, इतने ताकतवर, कौन मेरे खिलाफ खड़ा है? उसे साफ दिख रहा था, तीनों मजबूत थे और भीड़ में लड़ने का अनुभव भी था। शक्ति में वे उससे थोड़ा ही कम थे। समय की बात थी, उसके 100 आदमी गिरने वाले थे। तभी उसने देखा, 2 लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसकी नज़र आरव पर पड़ी। वह हल्का स्तब्ध रह गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।